चलो अब हम लोग नवंबर 23 का पेपर डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है? द एक्सट्रैक्ट्स ऑफ बैलेंस शीट ऑफ हैमर एंड इट्स सब्सिडरी स्लीक ऑन 31 मार्च 23 आर गिवन बिलो। बैलेंस शीट दिया है सब हैमर का और स्लीक का, और स्लीक क्या है? सब्सिडरी है। स्लीक सब्सिडरी है और हैमर पेरेंट कंपनी है, पेरेंट है या होल्डिंग है जो बोल लो, ठीक है। दोनों का बैलेंस शीट दिया हुआ है। ओके आगे बढ़ते हैं। एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया है कुछ। हैमर अक्वायर्ड 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ स्लीक लिमिटेड। 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ स्लीक। तो स्लीक का टोटल शेयर्स था कितना? स्लीक में टोटल शेयर्स था कितना? 5 लाख डिवाइडेड बाय 10, तो मतलब था यहां पे 50,000 शेयर्स था। तो 50,000 शेयर्स में हमने 20,000 शेयर्स अक्वायर किया, मतलब कितना हो गया? 20/50 इज इक्वल टू 40%। शेयर्स हमने अक्वायर किया ऑन 1 अप्रैल 2022 को एट अ कॉस्ट ऑफ 2,40,000। ओके एंड फर्दर अक्वायर्ड 17,500। कितना हो गया? 17,500 डिवाइडेड बाय 50,000 इज इक्वल टू 35% अक्वायर किया ऑन 1 अक्टूबर 2022 एट अ कॉस्ट ऑफ 192,500। बताओ ये कौन सा केस हो गया? ये कौन सा केस है? एसोसिएट से सब्सिडरी स्टेप एक्विजिशन। वेरी गुड, वेरी गुड। स्टेप एक्विजिशन, स्टेप एक्विजिशन। अब स्टेप एक्विजिशन पे मैंने क्या बताया था बताओ तो? स्टेप एक्विजिशन में क्या करना होता है बताओ तो? वी हैव टू री मेजर द प्रीवियसली अक्वायर्ड इंटरेस्ट। वी हैव टू री मेजर द प्रीवियसली अक्वायर्ड इंटरेस्ट ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, राइट। और उस पर जो भी गेन लॉस आएगा वो कहां जाएगा? जो भी गेन लॉस आएगा वो कहां जाएगा? पी एंड एल। पी एंड एल। अगर हमें बैलेंस शीट बनाने बोल रहा है तो कहां डालेंगे बैलेंस शीट में? बैलेंस शीट में कहां डालेंगे? कॉन्सोल आरई में। बैलेंस शीट में कहां डालेंगे? कॉन्सोल आरई में। वेरी गुड। फिर क्या बोल रहा है? 8% डिबेंचर्स ऑफ स्लीक लिमिटेड इंक्लूड, बोला डिबेंचर्स ऑफ स्लीक। स्लीक का डिबेंचर कहां है भाई? स्लीक का डिबेंचर्स मतलब बोरोइंग्स में आ रहा है 1 लाख। बोरोइंग्स में आ रहा है 1 लाख, ये वाला। बोला इसमें जो डिबेंचर्स है स्लीक का, जो स्लीक का डिबेंचर्स है 1 लाख, उसमें क्या बोल रहा है? इंक्लूड्स डिबेंचर्स हेल्ड बाय हैमर ऑफ नॉमिनल वैल्यू 35,000। बोल रहा है इसमें से ना 1 लाख में से 35,000 का डिबेंचर जो है हैमर के पास है। 35,000 का डिबेंचर हैमर के पास है और हैमर ने इसको अक्वायर किया था 84,000 में। मतलब हैमर का अगर इन्वेस्टमेंट्स में जाओगे ना आप, तो हैमर का अगर इन्वेस्टमेंट्स में जाओगे तो इसमें 84,000 का कॉस्ट है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसको एलिमिनेट करना पड़ेगा। बोलो हाँ या ना? हमें इन दोनों को एलिमिनेट करना पड़ेगा। बोलो हाँ या ना? एलिमिनेशन में डिफरेंस आएगा, वो कहां जाएगा? आरई में। एलिमिनेशन में डिफरेंस आएगा, वो कहां जाएगा? कॉन्सोल बैलेंस शीट में आरई में चल जाएगा वो वाला। चलो फिर क्या बोल रहा है? रिटेन्ड अर्निंग्स ऑफ स्लीक लिमिटेड ऑफ 75,000 ऑन 1 अप्रैल 2022। देखो क्या आ गया? ओपनिंग में दिया है, डेट ऑफ एक्विजिशन पे नहीं दिया है। तो हमने जो मई 24 वाला पेपर डिस्कस किया था उसमें कब का दिया था बताओ तो? मई 24 वाला में कब का दिया था? डेट ऑफ एक्विजिशन का था। तो वहां पे टाइम एडजस्टमेंट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं आया, लेकिन यहां पे साल में 20 साल के ओपनिंग का दे दिया और अक्वायर बीच में हो रहा है, तो अब टाइम एडजस्टमेंट वाला कॉन्सेप्ट आ जाएगा। यहां पे टाइम एडजस्टमेंट वाला कॉन्सेप्ट यहां पे आ जाएगा। ओके ऑन दैट डेट द जनरल रिजर्व, और बोला अच्छा रिटेन अर्निंग्स इतना है और जनरल रिजर्व इतना है, ठीक है ना। फिर क्या बोल रहा है? डिविडेंड स्लीक सब्सिडरी ने बोला डिविडेंड पे किया है, सब्सिडरी ने डिविडेंड पे किया है 10% का ऑन पेड अप शेयर कैपिटल आउट ऑफ द बैलेंस ऑफ रिटेन अर्निंग्स ऑन 1 अप्रैल 2022। बताओ तो रिटेन अर्निंग्स कब का पे किया है? ये प्री
प्री में का डिविडेंड है या पोस्ट का डिविडेंड है, बताओ। ये डिविडेंड प्री का है या पोस्ट का है? फिर से देखो, ये डिविडेंड प्री का है या पोस्ट का है? हमारा डेट ऑफ एक्विजिशन क्या था बच्चों? 1 अक्टूबर 2022। डिविडेंड पे कब कर रहा है? 1 अप्रैल 2022। तो प्री हो गया ना, ये डिविडेंड हो गया प्री, ठीक है। नाउ द एंटायर डिविडेंड रिसीव्ड बाय हैमर वाज क्रेडिटेड इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्री का है तो हमने इसका प्री, उसका कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा यहां पे, ठीक है। मैंने वो प्री वाला, जो हम प्री का है ना, तो वो वाला एडजस्टमेंट नहीं करोगे कि हम लोग इनकम से माइनस कर रहे हैं पी, और फिर ना एनसीआई से माइनस कर रहे हैं, वो वाला एडजस्टमेंट नहीं होगा, वो वाला एडजस्टमेंट नहीं होगा। कैसे एडजस्टमेंट होगा मैं बता दूंगा, डोंट वरी। फिर क्या बोल रहा है? बोनस भी दिया है, बोनस भी दिया है, बोनस भी दिया है जनरल रिजर्व से। आइडियली बोनस क्या है? अगेन कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स। तो इसका कोई एडजस्टमेंट होता है क्या? मैंने बताया था आपको, इसका कोई इफेक्ट नहीं भी दिया गया है। अगर दे भी देता तो भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है। तो नेट असेट्स पहले भी उतना ही होता है, बाद में भी उतना ही होता है, तो आइडियली कोई इंपैक्ट नहीं होता है। लेकिन इस सजेस्टेड आंसर में एक इंपैक्ट दे के बताया है, तो जो इंपैक्ट दिया है ना, मैं वो इंपैक्ट आपको बता दूंगा, वो इंपैक्ट मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। लेकिन एग्जाम में अगर क्वेश्चन ऐसा आता है ना, तो अगर आप इंपैक्ट नहीं भी दोगे बोनस का तो चलेगा, ठीक है। हाँ, नाउ ट्रेड रिसीवेबल्स ऑफ हैमर लिमिटेड इंक्लूड बिल्स रिसीवेबल ऑफ इतना, ड्रॉन अपॉन इतना इतना, डिस्काउंटेड करा लिया बैंक से इतना। तो ये तो हमारा बैलेंस जब बनाएंगे तब देखेंगे, अभी नहीं देखते हैं इसको, ठीक है। हैमर परचेज्ड गुड्स फ्रॉम स्लीक, स्लीक ने सेल किया है हैमर को, मतलब सब्सिडरी ने पेरेंट को सेल किया है। हाँ, तो ये अनरियलाइज्ड प्रॉफिट वाला ट्रीटमेंट है, और सब्सिडरी ने सेल किया है मतलब आईना में आ जाएगा ये वाला। आईना मतलब एलोकेशन ऑफ आइडेंटिफिएबल नेट एसेट्स में इसका एडजस्टमेंट होगा, क्योंकि सब्सिडरी ने सेल किया है। फिर मशीनरी वाज ओवर वैल्यूड, किसका? स्लीक का मशीनरी ओवर वैल्यूड, मतलब सब्सिडरी का मशीनरी ओवर वैल्यू था, मतलब ये फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट में आ जाएगा। Parent company Hammer has adopted the accounting policy to measure NCI at fair value quoted market price. Assume the fair value per equity share of Sleek was rupees 11 at the date when the control of the Sleek was acquired. बोला डेट ऑफ एक्विजिशन में सब पर वैल्यू का, पर शेयर का वैल्यू 11 रुपया है, पर शेयर का वैल्यू 11 रुपया है सब्सिडरी का। अब आ जाओ, तो ये केस हो गया आप स्टेप एक्विजिशन का। ये तो आप लोग इतने स्मार्ट हो कि आप लोग मेरे से बताने से पहले ही आप समझ गए थे ये वाला बात, तो वेरी गुड वेरी गुड। क्यों? 1 अप्रैल को हमने 40% एक्वायर किया, 1 अक्टूबर को हमने 35% एक्वायर किया, तो 1 अक्टूबर को हमारे पास यहाँ पे क्यूमुलेटिव कितना बन गया? 75% बन गया, और ये हमारा बन गया डेट ऑफ एक्विजिशन, ये हमारा बन गया डेट ऑफ एक्विजिशन, और 1 अक्टूबर 2022 को ये बन गया हमारा सब्सिडरी। नाउ क्योंकि हमें गुडविल निकालना है 1 अक्टूबर 2022 का, और जब भी हम लोग गुडविल निकालते हैं तो वी कंपेयर द इन्वेस्टमेंट्स एंड द नेट असेट्स ऑन दैट डेट। तो क्या ये लॉजिकल होगा कि मैं 40% इन्वेस्टमेंट का वैल्यू यहां का लूं और इसको कंपेयर यहां के नेट असेट से करूं? नहीं, कहीं का न्याय नहीं है, ये जस्टिस नहीं होगा, ये जस्टिस नहीं होगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इन्वेस्टमेंट्स को पहले रीमेजर करके यहां का लाना पड़ेगा, जितना भी इंपैक्ट आता है उसको पीएनएल में डालेंगे, क्योंकि यहां पे हम लोग कॉन्सोल बैलेंस शीट बना रहे हैं, तो पीएनएल तो आएगा नहीं, तो पीएनएल का इंपैक्ट कहां जाता है? कॉन्सोल आरई में। तो ये वाला जो जितना भी गेन या लॉस होगा उसको डाल देंगे कॉन्सोल आरई में हम लोग। तो कितना कॉस्ट था मेरा? देखो तो प्रीवियसली अक्वायर्ड इंटरेस्ट का कॉस्ट कितना था बताओ तो जरा सा। कॉस्ट था 2,40,000 ना। आज का उसका फेयर वैल्यू कितना है बताना जरा सा। आज का फेयर वैल्यू कितना है बताओ जरा सा। 11 रुपया करके, और पुराने में शेयर्स लिया कितना था? 20,000 करके। तो 20,000 इंटू 11 कितना हो गया? 2,20,000 उसका वैल्यू है आज का। हमने परचेज किया था 2,40,000 में, तो नुकसान हो गया 20,000 का, नुकसान हो गया 20,000 का। तो नाउ इन्वेस्टमेंट्स फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग गुडविल कितना हो गया? 2,20,000 प्लस अभी जो अक्वायर किए उसमें कितना में अक्वायर किए हैं? 192,500। तो 2,20,000 प्लस 192,500 इज इक्वल टू 412500। बोलो क्लियर है क्या? इतना क्लियर है क्या बॉस? यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं? शिवानी समझ में आ रहा है आपको? आज एक्टिव नहीं हो आप? नाउ वर्किंग नोट नंबर 1, एलोकेशन ऑफ आइडेंटिफिएबल नेट असेट्स। ओके, अब पहले मुझे प्लॉट करके बताओ। मैं डेटा को डिलीट करके फिर से सॉल्व कराऊं केवल पार्ट।
ये वाला पार्ट मैं डेटा को पूरा डिलीट करके फिर से सॉल्व कराऊं क्या आपको? मुझे लगता है उससे ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा, या इसको समझा दूं जैसा आप लोग बोलो। नहीं चाहिए तुम्हारा सपोर्ट, हट जाओ तुम, सब हटो। चलो बट लेकिन हाँ देखो, मैंने आपके लिए डिलीट किया ना, तो आपको सपोर्ट करना पड़ेगा मेरे को यहां पे। पहले क्या बता दो ना, रिपोर्टिंग डेट का पहले बता दो, सबसे आसान होता है, रिपोर्टिंग डेट का बता दो। तो स्लीक का कितना है? जनरल रिजर्व है 1.25 और आरई है 2.50। 1.25 2.50, 1,25,000, 2,50,000। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। अब आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 1 अप्रैल का कितना दिया हुआ है? 75 और 50, 75 और 50। 75 क्या है? आरी है ना, हाँ 75 आरी है, 75 आरी है, और ये है 50। तो मतलब आपने पोस्ट में कितना कमाया? यहां पे 75 कमाया, यहां पे आपने कमाया कितना? 250 माइनस 75 इज 175। बोलो क्लियर नाउ। अब आप बताओ ओपनिंग में कितना था आपका शेयर? सब्सिडरी का ओपनिंग शेयर कितना था? 5 लाख, 5 लाख था शेयर्स। ठीक है, यहां तक क्लियर? ये तो मैंने सिर्फ डेटा प्लॉट किया, मैंने अभी तक कुछ भी नहीं समझाया, मैंने सिर्फ डेटा प्लॉट किया, यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ो। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, डिविडेंड पे पॉइंट पे आते हैं। डिविडेंड कितना दिया है? डिविडेंड दिया कितना है? 10%। कितना पे? 5 लाख पे 10%, 50,000। अब हमें यहां पे डिविडेंड ऐड करना पड़ेगा, बताओ क्यों? क्योंकि ये जो आइटम्स आ रहा है बच्चों, ये जो आइटम आया, आपको ये बात मानना पड़ेगा कि ये जो 3 आइटम है ये कब का है? ये है फ्रॉम 1 अप्रैल 22 से लेकर 31 मार्च 23 का, पूरे साल का है ये वाला, राइट? राइट, तो अब ये हम लोग डिविडेंड को ऐड कर दिए तो हमारा निकल गया पूरे साल का इतना प्रॉफिट अर्न किया। अब हम लोग टाइम एडजस्टमेंट इससे करेंगे, कितना है बताओ तो? 75 प्लस 175 प्लस 50 इज 3 लाख, तो माइनस 150 यहां पे हो जाएगा और प्लस 150 यहां पे हो जाएगा। और क्योंकि डिविडेंड प्री का था तो डिविडेंड को अब माइनस हम लोग यहां से ही कर देंगे। अगर पोस्ट का होता, अगर पोस्ट का होता तो यहां से माइनस करते क्या? नहीं, तब सब पेरेंट के कॉन्सोल आरई से और एनसीआई से माइनस करते, बट क्योंकि डिविडेंड प्री का था तो हमने प्री के नेट एसेट से माइनस कर दिया, प्री के नेट एसेट से माइनस कर दिया हमने। बोलो क्लियर? क्लियर यहां तक? बोलो रितेश, क्या क्वेरी है? हमने पहले प्री का और पोस्ट का सही सही प्रॉफिट निकाल लिया, डिविडेंड अप्रैल में से पे किया तो हमने अप्रैल में से एडजस्ट किया। एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली, राइट? बोलो क्लियर है क्या? नाउ अब देखो, अब बचता है एक चीज, बोनस। बोनस का मेरे हिसाब से कोई ट्रीटमेंट नहीं होना चाहिए, लेकिन आईसीआई ने यहां पे पता नहीं क्या सोच के ट्रीटमेंट किया है, कुछ समझाया भी है। ठीक है, तो मैं आईसीआई जो यहां पे कर रहा है, मैं यहां पे डायरेक्टली उतना कर दे रहा हूं, लेकिन मैं आपको बोलता हूं बोनस आता है एग्जाम में, इसका ट्रीटमेंट नहीं होना है। ओके, तो आईसीआई क्या कर रहा है मैं वो बता देता हूं आपको। आईसीआई बोल रहा है 1 अप्रैल में बोनस इशू हुआ है, तो यहां पे इसमें ऐड कर दो 50,000 और यहां से माइनस कर दो 50,000, बस ओपनिंग के प्री रिजर्व से माइनस कर दो। जो आईसीआई बोल रहा है कर दो, कर दो, सिंपल सा बात है। फाइट आईसीआई से नहीं कर सकते, वेरी गुड पॉइंट। चलो अब बताओ यहां पे कैरिंग अमाउंट कितना आ रहा है, क्योंकि वहां पे आईसीआई भी नहीं कर रहा है, इसीलिए मैं बोला अगर आईसीआई एक ट्रीटमेंट फॉलो करेगा ना, हम लोग वो ट्रीटमेंट फॉलो करेंगे, लेकिन आईसीआई वहां पे नहीं किया है, लेकिन यहां पे किया है।
तो अब ये चीज हम लोग, मैं बोलूंगा, इसीलिए बोल रहा हूं कि आईसीआई एग्जाम में बोनस का ट्रीटमेंट नहीं होगा, क्योंकि आइडियली बोनस का ट्रीटमेंट होता ही नहीं है। अब मुझे बताओ टोटल कितना आ रहा है। 5 लाख प्लस 50,000 प्लस 50,000 प्लस 75,000 प्लस 1,50,000 माइनस 1 लाख इज 7,25,000। चलो अब यहां बताओ तो कितना होगा। 75,000 प्लस 175,000 प्लस 50,000 माइनस 150,000 इज 1,50,000। ओके ना, अब आगे क्या बोल रहा है देखो, तो एडजस्टमेंट्स आ जाओ। तो ये वाला पहला तो हमने नंबर्स ऑफ शेयर्स का है, डिबेंचर्स वाला है, ये तो उसका नॉक ऑफ करना, इसमें नहीं आएगा कुछ भी। और फिर रिटेन अर्निंग्स तो हमने कर लिया, डिविडेंड कर लिया, बोनस कर लिया, ट्रेड रिसीवेबल कॉन्ट्रा है, हटाओ। हाँ ये आएगा ना अनरियलाइज प्रॉफिट और फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट आएगा। आप तो अनरियलाइज प्रॉफिट कितना है इसका बताओ तो जरा सा, कैलकुलेट कर लो। यहाँ पे अनरियलाइज प्रॉफिट कितना है। हैमर परचेज गुड्स फ्रॉम स्लीक ऑफ 25,000 विद अ सेल प्राइस ऑफ 30,000, मतलब प्रॉफिट हुआ 50,000, 5,000 का। ठीक है, 40% ऑफ दीज गुड्स रिमेन अन स्टॉक, तो 40% ऑफ दीज गुड्स मतलब हो गया कितना, 2,000 का अनरियलाइज प्रॉफिट। इज दैट क्लियर एवरीवन? अनरियलाइज प्रॉफिट का अमाउंट क्लियर है आपको? 5,000 का प्रॉफिट अर्न किया था स्लीक ने, लेकिन 40% ऑफ दिस गुड्स रिमेन्ड अनसोल्ड, तो जितना अनसोल्ड है उतना ही तो आएगा अनरियलाइज प्रॉफिट, तो अनसोल्ड पे आता है ना अनरियलाइज प्रॉफिट। तो ये आ गया 2,000, तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पे माइनस कर दो अनरियलाइज प्रॉफिट, 2,000 माइनस कर दो यहां से। फिर क्या बोल रहा है, फिर क्या बोल रहा है, ये वाला हो गया। हाँ, बोल रहा है ऑन 1 अक्टूबर 2022, मतलब डेट ऑफ एक्विजिशन पे, मशीनरी ऑफ स्लीक वाज ओवर वैल्यूड बाय 20,000। ओवर वैल्यूड मतलब हमें उसे नीचे डिक्रीज करना होगा, डिक्रीज करना होगा 20,000 से। सो 20,000 से डिक्रीज कर दो। नाउ अगर डिक्रीज कर रहे हैं तो उसके डेप्रिसिएशन को भी रिवर्स करना पड़ेगा। अगर असेट की वैल्यू को डिक्रीज कर रहे हैं तो उसके हम लोग को डेप्रिसिएशन को भी डिक्रीज करना पड़ेगा, मतलब प्रॉफिट को इंक्रीज करना पड़ेगा। डेप्रिसिएशन रिवर्स करेंगे हम लोग कितना अमाउंट से, 20,000 का डेप्रिसिएशन चार्ज कितना कर रहे हैं बताओ तो। डेप्रिसिएशन चार्ज कितना कर रहे हैं, 10% इंटू 0.1, आधा साल का हो गया 1,000, आधा साल का हो गया 1,000, तो डेप्रिसिएशन हो जाएगा यहां पे प्लस 1,000, तो कितना आ गया बताओ तो। 7,25,000 माइनस 20,000 इज 7,05,000। नाउ ये कितना आ गया, 1,50,000 माइनस 2 प्लस 1 इज 1,49,000। तो ये किस काम में आएगा, ये काम आएगा गुडविल कैलकुलेशन पे, और ये काम ये एलोकेट हो जाएगा पेरेंट को और एनसीआई को इन द रेशियो ऑफ देयर होल्डिंग। तो पेरेंट का होल्डिंग कितना है, 75%, तो 149,000 का 0.75 कम्स टू 1,11750, और 149 का 25% कम्स टू 37250। बोलो क्लियर है क्या? अब आ जाओ गुडविल कैलकुलेशन पे। तो इन्वेस्टमेंट्स हमने निकाला था यहाँ पे आपका 412500, देखो हमने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स निकाला था आपके साथ 412500, दैट इज करेंट इन्वेस्टमेंट्स, जो अभी हमने जस्ट इन्वेस्टमेंट किया 35% में, और जो पुराना 40% इन्वेस्टमेंट था उसका आज का फेयर वैल्यू, प्रीवियसली एक्वायर्ड इंटरेस्ट का फेयर वैल्यू 412500। नाउ एनसीआई ये नेट एसेट्स का वैल्यू हमने निकाला यहाँ पे 7,05,000, यहां से लेके आ गए हम लोग ये वाला वैल्यू। अब आता है एनसीआई, तो एनसीआई किस पे है देखो तो, फेयर वैल्यू पे है या प्रोपोर्शनेट पे है, एनसीआई फेयर वैल्यू पे है। तो कैसे निकालेंगे, एनसीआई के पास शेयर कितना होगा बताओ तो। 50,000 शेयर है टोटल सब्सिडरी के पास, और एनसीआई के पास 25% है, मतलब 12,500 शेयर्स है, 12,500 शेयर्स है एनसीआई के पास। एनसीआई के पास है 12,500 शेयर्स, और हर एक शेयर का दाम 11 रुपया है, तो इंटू 11 कर दो तो आ गया 137,500। तो आपका गुडविल कितना आ गया, अच्छा गेन ऑन बार्गेन परचेज आ गया आपका 1,55,000 का। बोलो क्लियर, क्लियर यहां तक? ओके, अब आ जाओ एनसीआई ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन कितना है, 137,500, यहां से ले आए हम लोग, यहां से ले आए हम लोग। फिर पोस्ट एक्विजिशन का प्रॉफिट कितना है, यहां से ले आए 37250, ये यहां आ गया, तो मेरा एनसीआई इतना आ गया। सॉर्टेड, सॉर्टेड। अब ये कुछ नया लाए हैं मिस्टर आशीष,
फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट पोस्ट होता है डेट ऑफ एक्विजिशन पे करते हैं ना फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट. वी अक्वायर द नेट असेट्स ऑफ सब्सिडरी एट फेयर वैल्यू ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन. सो एनी फेयर वैल्यू गेन और लॉस फॉर द नेट असेट्स विल बी डन ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन ना. इसीलिए बोलता हूं मेरे भाइयों कि सॉल्व करो, सॉल्व करो. और जो सॉल्व करा ना और अपना गलती नोट करके रखो, ये मेरा गलती हुआ, फिर जब मैं क्लास में आ रहा हूं ना डिस्कस कर रहा हूं तो उन गलतियों का आंसर और लॉजिक ढूंढने का कोशिश करो, तो ही क्लास में काम आएगा. मैं एक बात बताता हूं बस, आई जस्ट अगेन टेक 1 मिनट. अगर आपको लेट सपोज कोई रोड बनाने का कोई कॉन्ट्रैक्ट दिया जाए और आप क्या करोगे, बस पूरे रोड पे बहुत सारा गड्ढा है, पूरे रोड पे इक्वल लेयर सब जगह डाल दोगे तो जहां गड्ढा था वहां भी उतना ही लेयर गया और जहां पे गड्ढा नहीं था वहां भी इक्वली लेयर गया, तो गड्ढा तो फिर भी रह गया ना. तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा गड्ढा कहां पे था, तो वहां पे ज्यादा डालना पड़ेगा. एग्जैक्टली तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा आपका कॉन्सेप्ट कहां पे गलत हो रहा है, आपको एफर्ट वहां डालना है. आप सिर्फ आके, अगर कोई मेरा बच्चा यहां पे मेरा सिर्फ आके क्लास सुन रहा है तो लेट मी टेल इट वेरी ऑनेस्टली एंड फ्रैंकली, मदद नहीं मिलने वाला है, मदद नहीं मिलने वाला है. आप सॉल्व करके आके सुनोगे ये वाला क्लास तो आपका कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल पे पीक पे जाएगा. तो ये वाला यहां से आ गया आपका 37250. तो ये आ गया आपका एनसीआई. वर्किंग नोट नंबर 4, कॉन्सोल अदर इक्विटी. कॉन्सोल अदर इक्विटी, तो पेरेंट का अदर इक्विटी क्या था, पेरेंट का अदर इक्विटी क्या था, पेरेंट का अदर इक्विटी क्या था. देखो तो ये रहा 5,50,000, 5,50,000. तो ये इंक्लूडिंग गुड, ये जनरल रिजर्व और रिटेन अर्निंग दोनों मिला के ही है 5,50,000. पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट कितना है पेरेंट का, 1,11,1750, 1,11,750. और फेयर वैल्यू लॉस कितना था इन्वेस्टमेंट से, फेयर वैल्यू लॉस कितना था इन्वेस्टमेंट से, 20,000. गेन ऑन बार्गेन परचेस कितना था, 155. तो आई बिलीव ये वाला पांचों आइटम तो आपको सॉर्टेड है, ये पांचों आइटम तो सॉर्टेड है, ये पांचों आइटम तो सॉर्टेड है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है. बोलो हाँ या ना. ये पांचों आइटम तो आपको सॉर्टेड है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, राइट. चलो अब मैं चल रहा हूं आगे, क्वेश्चन में पढ़ो और क्या बाकी रह गया वो देखो. हमने पहला पॉइंट ये रहा, डील डन, डील डन, एडजस्टमेंट्स का डील डन, बोनस का डील डन, ट्रेड रिसीवेबल बाकी है, इसका डील डन, इसका डील डन, इसका डील डन, ट्रेड रिसीवेबल बाकी रह गया और ये वाला डिबेंचर्स बाकी रह गया. तो ट्रेड रिसीवेबल में तो हमें डायरेक्टली बैलेंस शीट में ही देखना है और डिबेंचर्स बाकी रह गया. अब डिबेंचर्स में क्या करेंगे देखो तो हम लोग, डिबेंचर्स में क्या करेंगे देखो तो हम लोग जितना इंट्रा ग्रुप है उसको कैंसिल मारेंगे. तो डिबेंचर्स को 35,000 का कैंसिल करेंगे और इन्वेस्टमेंट्स को 84,000 कैंसिल करेंगे. जो बैलेंस बच गया इसको कॉन्सोल अदर इक्विटी में ट्रांसफर करेंगे 49,000 का. तो यहां पे हमने 84 नहीं होगा बच्चों, यहाँ पे 49 होगा, सॉरी माय बैड. यहाँ पे -49,000 हो जाएगा, -49,000 हो जाएगा यहाँ पे. ओके तो ये आ गया. ये कैलकुलेशन एक बार चेक कर लो ना, सही है ना. 5,50,000 प्लस 1,11,750 माइनस 20,000 प्लस 1,55,000 माइनस 49,000 इस 747. हाँ ठीक है, ठीक है. तो ये आ जाएगा 747 750. इज दैट क्लियर एवरीवन. हमने डिबेंचर्स को और इन्वेस्टमेंट्स को नॉक ऑफ किया, जो डिफरेंस आया उसको कॉन्सोल अदर इक्विटी में भेज दिया हमने. ओके ना, अब बना लो कॉन्सोल बैलेंस शीट. तो कॉन्सोल बैलेंस शीट में क्या करना है, पेरेंट का और सब्सिडरी का ऐड करो, जो एडजस्टमेंट्स करना है वो माइनस करो. तो मैंने यहां पे जो एडजस्टमेंट्स किया है वो दिखा दिया. तो पीपी में क्या एडजस्टमेंट किया, 2 लाख से, 2 लाख था ना वो वाला, एक मिनट दिखा देना मुझे. एडजस्टमेंट कितना से हुआ था, 2 लाख से हुआ था, 20,000 से हुआ था, 20,000 से हुआ था क्या, अच्छा ठीक है. तो यहां 20,000 कर दो ना, -20,000 प्लस 1,000. हाँ तो 20,000 से हमने पीपी को कम किया, 20,000 से पीपी को हमने कम किया और 1,000 से हमने डेप्रिसिएशन को रिवर्स किया. तो ये आ गया. इंटेंजिबल एसेट में कोई भी एडजस्टमेंट नहीं था. इन्वेस्टमेंट्स में एडजस्टमेंट था, बताओ
पहला जो सब्सिडरी में इन्वेस्ट किया था उसको तो हटाना पड़ेगा, जो सब्सिडरी में इन्वेस्ट था तो वो हटाना पड़ेगा। 240 का इन्वेस्टमेंट सब्सिडरी वाला था और 192 500 इन्वेस्टमेंट भी सब्सिडरी वाला था, तो ये दोनों को तो हटाना पड़ेगा, बोलो हाँ या ना। ये दोनों को तो हटाना पड़ेगा, बोलो हाँ या ना। अब अगर कोई बच्चा सोच रहा है कि सर ये तो इन्वेस्टमेंट 220 था ना, तो उसका क्या करोगे? ठीक है, अगर वैसे करना है तो सबसे पहले जब आपने लॉस रिकॉर्ड किया था तो एंट्री क्या किया था बताना, तो कॉन्सोल आरई या P&L अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, तो -20,000 पहले किया, उसके बाद 220,000 कर दो, ये भी ये कर दो, ऐसे कर दो, राइट। सो ये 20,000 का इंपैक्ट आपने P&L में लेके गए, ये वाला इंपैक्ट और ये वाला इंपैक्ट हमने गुडविल में यूज किया। क्लियर? गुडविल या जीबीपी निकालने में यूज किया हमने ये वाला। और 84,000 तो डिबेंचर्स का नॉक ऑफ हुआ, 84,000 डिबेंचर्स वाला नॉक ऑफ हुआ, तो मेरा रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट्स आ गया 233,500। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? कम ऑन गाइस, टेल मी। वंडरफुल। नाउ इन्वेंट्री में 2,000 कम होगा क्योंकि सब्सिडरी का था ना, तो सब अब देखो यहां पे क्या हो रहा है, सब्सिडरी ने पेरेंट को बेचा है, पेरेंट के इन्वेंट्री में अनरियलाइज्ड प्रॉफिट का एलिमेंट आ रहा है, तो उसको माइनस कर देंगे, सिंपल सिंपल, कोई दिक्कत नहीं यहां पे। नाउ ट्रेड रिसीवेबल, अब देखो वो नॉक ऑफ वाला था ना आइटम, तो इसको एक बार होल्ड पे रख रहा हूं, लास्ट में बता दूंगा। और कैश में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, बस लाइन बाय लाइन ऐड करना है। इक्विटी में कोई एडजस्टमेंट नहीं है। अदर इक्विटी तो हमने जो कैलकुलेट करके लाया बस वो डायरेक्टली लिख दिया, एनसीआई जो कैलकुलेट करके लाया वो डायरेक्टली लिख दिया। बोरोइंग्स में जो 8% डिबेंचर्स था उसमें 35,000 का मैंने नॉक ऑफ कर दिया, वहां पे 84,000 का नॉक ऑफ किया, डिफरेंशियल अदर इक्विटी में 49,000 चला गया इंपैक्ट। ओके, नाउ बैंक ओवरड्राफ्ट एज इट इज मैंने लिख दिया, उसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं था। अब बच रहा है सिर्फ ट्रेड रिसीवेबल और ट्रेड पेबल, उसमें क्या पॉइंट है आ जाओ देख लेते हैं। कहां गया, मैंने क्या खोल लिया, यही तो है। ट्रेड रिसीवेबल्स ऑफ हैमर लिमिटेड इंक्लूड बिल्स रिसीवेबल ऑफ 2 लाख ड्रॉन अपॉन स्लीक लिमिटेड। आउट ऑफ दिस बिल्स ऑफ 50,000 हैज बीन डिस्काउंटेड विथ बैंक। क्या बोल रहा है? बोला हैमर लिमिटेड पेरेंट के पास जो बिल्स रिसीवेबल था उसमें 2 लाख स्लीक लिमिटेड से पैसा मिलने का है, लेकिन उसमें से 50,000 हमने बैंक से डिस्काउंट करा लिया है, 50,000 बैंक से डिस्काउंट करा दिया है। तो बताओ मेरे पास कितना ट्रेड रिसीवेबल में आ रहा है जो मेरे को स्लीक से लेना है, मेरे ट्रेड रिसीवेबल में कितना आ रहा है जो मुझे स्लीक से पैसा लेना है? 1,50,000, राइट। क्योंकि 50,000 का ट्रेड रिसीवेबल जो है अब वो बैंक के पास है, तो वो आउटसाइड द ग्रुप हो गया। मेरा और स्लीक का रिश्ता कितना का है? अब 1.5 लाख का है, 1.5 लाख का है। तो हम लोग क्या करेंगे यहां पे 1.5 लाख एडजस्ट कर देंगे, बस हो गया, सिंपल, डन 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 डन। देखो मैंने यहां पे उतना ही एडजस्ट कर दिया है, कितना देखो तो यहां पे 1.5 एडजस्ट किया, यहां पे 1.5 एडजस्ट किया, और ट्रेड पेबल्स में भी 1.5 का एडजस्टमेंट किया। बोलो इज दैट क्लियर एवरीवन? इज दैट क्लियर एवरीवन? क्या इस क्वेश्चन में अब कोई दिक्कत है आपको? गाइस मैं आपको एक बात बताऊं, क्वेश्चन नंबर वन अगर क्वेश्चन एग्जाम में ट्रिकी आता है, क्योंकि देखो बड़ा क्वेश्चन है, तो हो सकता है कि ट्रिकी डालेगा या जो भी करेगा। पहला पॉइंट, कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन को अगर क्वेश्चन पढ़ के लगा नहीं नहीं बड़ा आसान है और सॉल्व हो जाएगा, कॉन्फिडेंट है, 100% कॉन्फिडेंस है कि सॉल्व हो जाएगा, तब तो इसको उठा लेना शुरू में। लेकिन मैं हमेशा ये रिकमेंड करता हूं कि ये जो बड़े वाले क्वेश्चन है ना, इसको शुरू में कभी उठाओ ही नहीं, क्योंकि ये गलती मैंने खुद अपने एग्जाम में सीए इंटर में किया था कि मैंने उस हमारे टाइम में हुआ करता था सिंगल एंटिटी क्वेश्चन, ठीक है, तो वो आता था 15 मार्क्स या 16 मार्क्स का क्वेश्चन आता था, और मैंने उसको उठा लिया शुरू में, और मेरा उसी क्वेश्चन में निकल गया 1 घंटा, और मैं पैनिक इतना कर गया कि मैं लास्ट के क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं कर पाया आते हुए भी, तो मेरा 16 मार्क्स का पूरा क्वेश्चन ही छूट गया। सो द पॉइंट इज कि पहले अपने छोटे छोटे क्वेश्चन को सारे को सॉल्व कर लो, एकदम लिमिटेड टाइम फ्रेम में फटाफट सॉल्व कर लो। अब लास्ट में जितना टाइम बचा उस हिसाब से सॉल्व करो, फटाफट सॉल्व कर लो अपना यहां पे। इज दैट क्लियर? तो आपको ये सॉर्टेड है कि चलो मेरा यहां पे देखो ये क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, देखो तो ये क्वेश्चन 20 का होगा, यहां पे पहले 20 का था ना,
पहले 20 का था अब 14 का हो गया है, पहले 20 का था अब 14 का हो गया है, ठीक है ना, क्योंकि ये यहाँ पे था नवंबर 23 है ना, इसमें एमसीक्यू नहीं होता था। तो अब जैसे लेट सपोज अगर अभी भी 14 मार्क्स का है तो अभी एक बस रहने दो 14 मार्क्स को, पहले अपना रिमेनिंग 86 पे फोकस करो, 86 पे पूरा हो गया, फिर अब 14 पे जाओ, फटाफट उसको सॉल्व कर डालो। ओके, तो हमेशा अप्रोच देखो, पहले छोटे छोटे क्वेश्चन को फटाफट फटाफट सॉल्व कर डालो। तो अगर आपको कॉन्फिडेंस रहेगा ना, शुरू के 1 घंटा में, शुरू के 1.5 घंटा में आपने अगर 60 मार्क्स पेपर सॉल्व कर लिया, आपको अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आ जाएगा उसी में, पेपर में ही। चल रहा हूं आगे, क्वेश्चन नंबर 2। अब 2 का ए था सीएसआर से, जो हमारे सिलेबस में नहीं है, तो मैं उसको डिस्कस नहीं कर रहा हूं। अब आ रहा हूं 2 का बी पे, क्वेश्चन नंबर 2 के बी पे आ रहा हूं मैं। XYZ Limited is a sales and marketing company, okay, in an amusement and entertainment domain. It negotiates and agrees in advance with 4 famous amusement park to purchase their tickets for online sale through its payment gateway to general public. Okay, now the negotiated rates are at a discount which when compared with the price of tickets sold directly by the amusement park to the general public. इसको समझ लो, XYZ लिमिटेड कुछ नहीं है, बुक माई शो है ये, और कुछ नहीं है। XYZ लिमिटेड और कोई नहीं है, ये बुक माई शो है। बुक माई शो जानते हो ना, तो ये बुक माई शो है और कुछ नहीं है। Now XYZ Limited is free to determine, XYZ Limited is free to determine the its sale price of the ticket. As part of the agreement, XYZ Limited will also assist the amusement park या general public with respect to the services provided by the amusement park to the general public. However, each amusement park will continue to be responsible for fulfilling their obligation associated with the ticket. क्वेश्चन समझ में आ गया वो कहां से आ रहा है आपका, समझ में आ रहा है? क्वेश्चन बात कर रहा है किस चीज से, प्राइस एस्टेब्लिशमेंट। क्वेश्चन बात कर रहा है किससे, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फुलफिलिंग द कॉन्ट्रैक्ट। क्वेश्चन बात कर रहा है किससे, इन्वेंटरी रिस्क से। ओके, प्रिंसिपल एजेंट से क्वेश्चन आ रहा है ये वाला। ओके, फिर क्या बोल रहा है, however XYZ Limited there is no credit risk as the payment is collected from the customers beforehand. However, it carries the inventory risk as the tickets have to be purchased in advance and unsold tickets are lost to XYZ Limited. Discuss whether XYZ is a principal or an agent. अब बोल रहा है प्रिंसिपल और एजेंट, तो बताओ प्रिंसिपल और एजेंट में डिटरमाइन करने में आपको इंड AS 115 क्या क्या इंडिकेटर दे रहा है? 3 इंडिकेटर देता है। क्या? प्राइस एस्टैब्लिशमेंट किसके पास है, प्राइस एस्टैब्लिशमेंट किसके पास है, फिर इन्वेंटरी रिस्क कौन ले रहा है, और प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फुलफिलिंग द कॉन्ट्रैक्ट किसके पास है। बेसिकली देख रहा है, अगर समझना बात को, लेट सपोज ये है अम्यूजमेंट पार्क, ये है अम्यूजमेंट पार्क, ये है XYZ और ये है कस्टमर, ये है कस्टमर। बोला अगर कंट्रोल ऑफ द टिकट्स, कंट्रोल ऑफ द टिकट्स, देखो अल्टीमेटली प्रिंसिपल और एजेंट में आपको यह चीज देखना है, अगर कंट्रोल ऑफ द टिकट्स डायरेक्टली पासेस फ्रॉम अम्यूजमेंट पार्क टू द कस्टमर, डायरेक्टली पासेस फ्रॉम अम्यूजमेंट पार्क टू द कस्टमर, तब तो XYZ बीच में सिर्फ एजेंट है, तब तो XYZ बीच में सिर्फ एजेंट है। लेकिन अगर कंट्रोल ऑफ द टिकट्स passes on to XYZ and then XYZ determines the price and bears the inventory risk and sells it to the customer, तब XYZ आपका प्रिंसिपल है, तब XYZ आपका प्रिंसिपल है। यहां पे क्या हो रहा है देखो तो, इस केस में क्या हो रहा है, इट कैरीज इन्वेंट्री रिस्क, ये इन्वेंट्री रिस्क ले रहा है, और इट इज फ्री टू डिटरमाइन द सेल प्राइस, प्राइस भी डिटरमाइन कर रहा है, तो ये यहां पे प्रिंसिपल है, बिकॉज द कंट्रोल ऑफ द टिकट्स passes on to the XYZ and then XYZ passes it on to the customers. तो XYZ यहां पे प्रिंसिपल है, वो ग्रॉस रेवेन्यू रिकॉर्ड करेगा, वो ग्रॉस रेवेन्यू रिकॉर्ड करेगा। इज दैट क्लियर एवरीवन? नाउ क्वेश्चन नंबर 2 का सी, क्वेश्चन नंबर 2 का सी, whether the following expenses will form part of the costs incurred to obtain the contract. अब यहां पे क्या बोल रहा है बताना तो, इंड AS 115 में आपको याद होगा कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट में मैंने बताया था दो चीज होता है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट आर ऑफ 2 टाइप्स, कॉन्ट्रैक्ट एक्विजिशन कॉस्ट एंड कॉन्ट्रैक्ट फुलफिलमेंट कॉस्ट, कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूशन कॉस्ट एंड कॉन्ट्रैक्ट फुलफिलमेंट कॉस्ट। मतलब जैसे अगर कोई खर्चा है मेरा, अगर कोई खर्चा है मेरा, इट इज इनकर्ड टू अक्वायर द कॉन्ट्रैक्ट्स, इट इज कॉल्ड एज कॉन्ट्रैक्ट एक्विजिशन कॉस्ट। ओके, और कॉस्ट, कॉन्ट्रैक्ट मिल गया मेरे को, अब कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करने के लिए खर्चा कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए खर्चा कर रहे हैं, सो दैट इज कॉल्ड एज कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूशन कॉस्ट। नाउ
अब यहां पे क्या बोलता है, कॉन्ट्रैक्ट एक्विजिशन कॉस्ट कौन कौन सा है वो आपको आइडेंटिफाई करने बोल रहा है। तो मैंने क्या बताया था, कॉन्ट्रैक्ट एक्विजिशन कॉस्ट का मतलब इंक्रीमेंटल कॉस्ट टू अक्वायर द कॉन्ट्रैक्ट। जो कॉस्ट तभी लगेगा अगर मेरे को कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा तो कॉस्ट लगेगा, अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा तो कॉस्ट नहीं लगेगा, तो उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट टू कॉस्ट टू अक्वायर द कॉन्ट्रैक्ट। ये बात मैंने आपको पढ़ाया था इंडेक्स 115 में, आई बिलीव आपको ये बात याद होगा। चलो मैं आपको आगे लेके चलता हूं। क्या है, कमीशन पेड ओनली ऑन सक्सेसफुल साइनिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, बताओ ये बनेगा, यस। फिर लीगल फीस फॉर ड्राफ्टिंग द टर्म्स ऑफ द अरेंजमेंट या अग्रीमेंट, ये तो तभी अग्रीमेंट तभी बनेगा, कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा तभी बनेगा, तो ये भी हिस्सा बनेगा। ट्रैवल एक्सपेंस ऑफ द सेल्स पर्सन पिचिंग फॉर न्यू क्लाइंट, अब बोल रहा है एक सेल्स पर्सन है वो ट्रैवल कर रहा है, पिच करने के लिए जा रहा है, तो अब पिच में उसका पिच सक्सेसफुल होगा चाहे नहीं होगा, ट्रैवल एक्सपेंस तो इनकर होगा ही होगा, ट्रैवल एक्सपेंस तो इनकर होगा ही होगा, तो ये आपका नहीं बनेगा। सैलरीज ऑफ सेल्स पेबल वर्किंग एक्सक्लूसिवली ऑन ऑब्टेनिंग न्यू क्लाइंट्स, अब मैंने क्या किया, मैंने एक मार्केटिंग के पर्सन को हायर कर लिया, मैं बोला कस्टमर को लेके आओ, तुमको मंथली 10,000 रुपए का सैलरी देंगे हम, तो अब वो कस्टमर को लाए चाहे नहीं लाए मेरे को 10,000 रुपए तो देना पड़ेगा उसको, सो दिस इज नॉट एन इंक्रीमेंटल कॉस्ट, तो ये भी नहीं होगा। बोनस बेस्ड ऑन क्वार्टरली सेल, आपने जितना सेल कराया उसके बेसिस पे बोनस देंगे, तो ये हो गया। कमीशन पेड टू सेल्स मैनेजर विच इज बेस्ड ऑन कॉन्ट्रैक्ट्स ऑब्टेन्ड, तो ये भी हो जाएगा आपका। बोलो क्लियर, आपको लॉजिक समझ में आ गया ना, आपको लॉजिक समझ में आ गया ना। हमेशा ध्यान में रखना इंक्रीमेंटल है या संक है, अगर इंक्रीमेंटल है तो हाँ कॉस्ट मानेंगे उसको, अगर संक है तो टाटा बाय बाय। कुछ भी आ सकता है रितेश एग्जाम में। देखो लीज का एक क्वेश्चन आया है, लीज का एक क्वेश्चन आया, मैंने बोला था मैं ये वाला क्वेश्चन आपको कराऊंगा, तो सी हियर आई एम विद दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 का ए। कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड एंटिटी ए लिमिटेड लेसी है, इंटर्स इनटू अ लीज अरेंजमेंट विद एंटिटी बी लिमिटेड, एंटिटी ए लेसी है, एंटिटी बी लेसर है, फॉर ए डेडिकेटेड प्रोडक्शन लाइन, डेडिकेटेड प्रोडक्शन लाइन मतलब आइडेंटिफाइड एसेट, मतलब आइडेंटिफाइड एसेट। To manufacture one of its store brand household products for a period of 3 years. ओके तो ये 3 साल के लिए लीज पे है, 3 साल की लीज पे है। एंटिटी ए लिमिटेड हैज अग्रीड टू ऑर्डर अ मिनिमम ऑफ 1 लाख यूनिट्स पर मंथ एंड टू मेक द पेमेंट टू एंटिटी बी लिमिटेड एज पर द एग्रीड रेट्स, बोला 240 पर यूनिट का रेट होगा अगर 1 लाख से 1,20,000 यूनिट्स ऑर्डर करता है, तो 246 पर यूनिट का रेट होगा अगर इतना ऑर्डर करता है, तो बताओ तो मिनिमम क्वांटिटी कितना है, मिनिमम क्वांटिटी टू बी ऑर्डर कितना है, 1 लाख, तो इन सब्सटेंस फिक्स्ड लीज पेमेंट्स कितना हो गया बताओ तो, इन सब्सटेंस फिक्स्ड लीज पेमेंट्स कितना हो गया, 240 इंटू 1 लाख इज 240 लैक्स, 240 लैक्स हो गया इन सब्सटेंस फिक्स्ड पेमेंट्स। नाउ तो बेसिकली यहां पे पता है क्या हो रहा है, यहां पे पता है क्या हो रहा है, हमने ना ये जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है ना, प्रोडक्शन लाइन है ना, उसको रेंट पे लिया है, लेकिन जिससे रेंट पे लिया है ना उसको बोला अब तुम इसको मेरे हिसाब से यूज करोगे, अब तुम इसको मेरे हिसाब से यूज करोगे। मतलब देखो यहां पे समझो दो चीज हो रहा है, मैं पहले वो प्रोडक्शन लाइन उसका था, किसी और का था, एंटिटी बी का प्रोडक्शन लाइन था, मैं क्वेश्चन समझा रहा हूं समझना, एंटिटी बी का प्रोडक्शन लाइन था, अब एंटिटी ए गया बोला मेरे को ये प्रोडक्शन लाइन 3 साल के लिए चाहिए, तो बोला ठीक है ले लो, लेकिन अब एंटिटी ए सोचा यार मैं ले तो लिया लेकिन इसको यूज करना तो मेरे को आता नहीं है, लेकिन हाँ बी को यूज करने आता है, तो वो क्या बोला ठीक है काम करो, ये प्रोडक्शन लाइन 3 साल के लिए मेरा है लेकिन मैं तुमको यूज करने दे रहा हूं, तुम यूज करो और जितना सामान जैसे से मैं बोलूंगा तुम वैसे वैसे मेरे हिसाब से मेरे को बना के दोगे तुम। तो अब जो मैं तुम्हें पेमेंट करूंगा वो 2 चीज का पेमेंट करूंगा, एक तो पेमेंट करूंगा मैं तुम्हें रेंटल का, दूसरा जो सामान परचेस कर रहा हूं उसका पेमेंट करूंगा तुम्हें, तो 2 चीज का पेमेंट करेगा यहां पे। तो इस कॉन्ट्रैक्ट में 2 चीज है, एक है लीज कंपोनेंट, एक है नॉन लीज कंपोनेंट, एक है नॉन लीज कंपोनेंट। तो लीज कंपोनेंट क्या है, प्रोडक्शन लाइन का रेंट पे लेना इज अ लीज कंपोनेंट, परचेज ऑफ द गुड्स इज अ नॉन लीज कंपोनेंट। इज दैट क्लियर एवरीवन?
बोलो गाइस। अब यहां पे क्या बोल रहा है, लेकिन आप बोल रहे हो सर पेमेंट तो 240 कर रहा है, सिर्फ जितना सामान परचेज कर रहा है पेमेंट तो सिर्फ उसका कर रहा है, पेमेंट तो सिर्फ उसका ही कर रहा है, रेंट का पेमेंट कर कहां रहा है? 240 लाख तो सिर्फ सामान का पेमेंट किया है। आपको मालूम है कि इसका सामान का दाम 240 ही है, जरूरी है? हो सकता है इसी में रेंट का रेंट भी इंक्लूडेड हो, आगे पता चलेगा, आप क्वेश्चन पढ़ो आगे पता चलेगा। हो सकता है 240 में ही रेंट भी इंक्लूडेड हो। देखो आगे पढ़ो। As per the terms of the agreement, entity A has the exclusive right to use the production line. Right to use है, right to use है, identified asset है तो लीज हो गया ना। Right to use of an identified asset is a lease. Right to use of an identified asset is a lease. एंटिटी बी जो ये था, एंटिटी बी जो लेसर था, क्या बोल रहा है? कैन नॉट यूज द स्पेसिफाइड प्रोडक्शन लाइन फॉर एनी अदर कस्टमर। एंटिटी बी इसको किसी और पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकता है। द टाइप ऑफ हाउस होल्ड प्रोडक्ट इज स्पेसिफाइड इन द कॉन्ट्रैक्ट। क्या प्रोडक्ट बनाना है वो भी एंटिटी ए ही बताएगा, लेसी ही बताएगा। मैंने लीज पे लिया है ना, तो मैं बताऊंगा तुम्हें क्या बनाना है, कब बनाना है, कैसे बनाना है, वो मैं बताऊंगा। Entity A Limited issues instruction to Entity B about the quantity, timing to be delivered. मैं बताऊंगा। If the production line is not producing the household product of Entity A, it remains idle. मतलब मैं यूज ना भी करूं तो खाली रह जाएगा, लेकिन कोई और के लिए तुम यूज नहीं करोगे। जो फैक्ट्री मैंने रेंट पे लिया है वो खाली रह जाएगा, लेकिन किसी और को रेंट पे नहीं दोगे तुम, किसी और के लिए कोई सामान नहीं बनाओगे तुम। मैंने एक घर रेंट पे ले लिया, मैं उस घर में नहीं रह रहा हूं, अभी मैं किसी और घर में रह रहा हूं, तो क्या उस घर का ओनर जो है वो किसी और को दे देगा उस पीरियड के लिए? नहीं ना, वो घर खाली रह जाएगा, ठीक है, लेकिन वो किसी और को नहीं दे सकता है, किसी और का काम नहीं कर सकता। वही बोल रहा है यहां पे, इफ द प्रोडक्शन लाइन इज नॉट प्रोड्यूसिंग द हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स इट रिमेन्स आइडल। आइडल रह जाए कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये मेरा कंट्रोल है, इस पर मेरा कंट्रोल है। फॉर द पीरियड ऑफ लीज ये मेरा कंट्रोल है। एंटिटी बी लिमिटेड ऑपरेट्स एंड मेंटेन्स द प्रोडक्शन लाइन ऑन अ डेली बेसिस। ऑपरेट एंटिटी बी कर रहा है, लेकिन डायरेक्शन एंटिटी ए दे रहा है, डायरेक्शन लेसी दे रहा है। एंटिटी ए हैज एस्टिमेटेड दैट फॉर मैन्युफैक्चरिंग ईच यूनिट एंटिटी बी इनकर्स एवरेज कॉस्ट ऑफ 995। बनाने का खर्चा तो सिर्फ 195 है, लेकिन हम दे कितना रहे हैं? 240। क्यों दे रहे हैं एक्स्ट्रा? बताओ तो, एक्स्ट्रा क्यों दे रहे हैं? बनाने का खर्चा तो सिर्फ 195 है उसका, एक्स्ट्रा क्यों दे रहे हैं? ये एक्स्ट्रा है रेंटल, एक्स्ट्रा है रेंटल के लिए दे रहे हैं। ओके, फर्दर द ऑब्जर्वेबल स्टैंड अलोन प्राइस ऑफ द रेंट ऑफ द प्रोडक्शन लाइन इज 60 लाख पर मंथ। ए लिमिटेड इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट इज इतना। ओके, ए लिमिटेड कंक्लूड्स दैट इट द अग्रीमेंट कंटेन्स अ लीज। बोला ये लीज है, आपको ये प्रूफ करने की जरूरत नहीं है कि ये लीज है या नहीं है, ये लीज है, ये ठीक है, आपको ये प्रूफ करना नहीं है। ए लिमिटेड ऑल्सो इलेक्ट्स नॉट टू अप्लाई प्रैक्टिकल एक्सपीडियंट। आपको याद है मैंने पढ़ाया था कि जब लीज और नॉन लीज कंपोनेंट दोनों होता है तो लेसी के पास प्रैक्टिकल एक्सपीडियंट होता है कि वो नॉन लीज कंपोनेंट को सेपरेट ना करे और जितना पेमेंट कर रहा है उसको पूरा का पूरा को लीज कंपोनेंट मान के अकाउंटिंग कर सकता है, राइट? तो बोला उसको प्रैक्टिकल एक्सपीडियंट नहीं लगाना है, मतलब वो सेपरेट करके अकाउंटिंग करेगा। ओके, ऑफ नहीं लगाना है, ऑफ नॉट टू सेपरेट द लीज एंड नॉन लीज कंपोनेंट्स, अकॉर्डिंगली इट सेपरेट्स नॉन लीज कंपोनेंट फ्रॉम द लीज कंपोनेंट। देखो बता भी दिया, कितना क्वेश्चन बेवकूफ है, बता भी दिया। सिर्फ इतना लिखता ना, नॉट टू अप्लाई प्रैक्टिकल एक्सपीडियंट, तब बच्चों को ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना था, ये वाला पॉइंट, बट बता भी दिया, चलो कोई बात नहीं। एनालाइज एंड द अबव एंड आइडेंटिफाई लीज कंपोनेंट एंड नॉन लीज कंपोनेंट को आइडेंटिफाई करना है। चलो अब बताओ, ये कॉन्ट्रैक्ट में आप पर मंथ कितना पे कर रहे हो? 240 लाख आप पर मंथ पे कर रहे हो, बोलो हाँ या ना? आप इस कॉन्ट्रैक्ट में बेयर मिनिमम कम से कम 240 लाख पे करोगे, तो ये हो गया आपका इन सब्सटेंस फिक्स्ड पेमेंट्स। नाउ लीज कंपोनेंट क्या है? फैक्ट्री रेंट पे लिया, जो प्रोडक्शन लाइन रेंट पे लिया है। नॉन लीज कंपोनेंट क्या है? जो जॉब वर्क कर रहा है। नाउ लीज का स्टैंडअलोन रेंटल क्या है पर मंथ? 60 लाख पर मंथ। और जॉब वर्क का स्टैंडअलोन प्राइस क्या है? 195 पर यूनिट एंड 1 लाख यूनिट पर मंथ, दैट इज 195 लाख पर मंथ। अब आपको क्या करना है? ये हो गया स्टैंडअलोन प्राइस, ये हो गया आपका ट्रांजैक्शन प्राइस, ये हो गया आपका ट्रांजैक्शन प्राइस। अब इस ट्रांजैक्शन प्राइस को एलोकेट कर दो दोनों कंपोनेंट पे इन द रेशियो ऑफ द स्टैंडअलोन सेलिंग प्राइस। तो एलोकेशन कर दो, इंडेक्स 105 में पढ़ा था नहीं ये वाला चीज? तो 240 into 60 by 60 plus 195. Similarly, 240 into 195
बाय 60 प्लस 195 एलोकेट कर दो, इतना आ गया लीज का, इतना आ गया नॉन लीज का, इतना आ गया लीज का, इतना आ गया नॉन लीज का। बोलो क्लियर है क्या? सिमिलरली फिर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कंप्यूट द लीज लायबिलिटी। तो लीज लायबिलिटी कितना हो जाएगा, 56.47 आपका मंथली है, तो एक साल का कितना हो गया इतना, और 3 साल का है तो लीज लायबिलिटी जो निकालने बोल रहा है ना, बोला प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर ऑफ इतना लेना है आपको 2.49, तो मल्टीप्लाई कर दो 2.49 से आपका लीज लायबिलिटी निकल गया इतना, आपका लीज लायबिलिटी निकल गया इतना। फिर क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है, डिटरमाइन द रिकॉग्निशन या ट्रीटमेंट ऑफ लीज कंपोनेंट एंड नॉन लीज कंपोनेंट। तो लीज कंपोनेंट में क्या करोगे आप, रिकॉग्नाइज करोगे आरओयू एंड लीज लायबिलिटी, और नॉन लीज कंपोनेंट में जितना भी खर्चा लग रहा है, जितना भी खर्चा लग रहा है उसको पीएनएल में डाल देंगे अज एंड व्हेन इनकर्ड, क्योंकि वो हो गया वेरिएबल पेमेंट्स होता है ना, वो तो वेरिएबल है ना, तो जितना जितना भी पेमेंट इनकर हो रहा है नॉन लीज कंपोनेंट का, उसको अज एंड व्हेन इनकर्ड हम लोग पीएनएल में डाल देंगे। बोलो क्लियर है क्या? पीएनएल में या फिर एज पर द रेस्पेक्टिव स्टैंडर्ड बोल सकते हैं, एज पर द रेस्पेक्टिव स्टैंडर्ड भी बोल सकते हैं नॉन लीज कंपोनेंट को। क्लियर है ये वाला क्वेश्चन? वेरी गुड। 3 का ए हो गया, 3 का बी, 3 का बी तो और भी आसान है। रितेश को कोई क्वेरी है? बताओ रितेश क्या क्वेरी है? एक्सपीडियंट भी समझा दो एक बार। ओके ओके, तो एक्सपीडियंट में क्या होता है, देखो मैंने आपको, चलो मैं हल्का सा एक कॉन्सेप्ट पे लेके जा रहा हूं। तो ना यहां पे ना दो दो कॉन्सेप्ट था आपके बुक में, एक था सेपरेटिंग लीज एंड नॉन लीज कंपोनेंट, सेपरेटिंग लीज एंड नॉन लीज कंपोनेंट। तो मैंने पढ़ाया था इस केस में कि अगर लीज कंपोनेंट और नॉन लीज कंपोनेंट दोनों हो तो आपके पास ऑप्शन है कि आप इसको सेपरेट नहीं करो, और जितना पेमेंट कर रहे हो, मतलब यहां पे 240 लाख का पेमेंट कर रहे हो ना, तो 240 लाख को पूरा का पूरा को ही लीज पेमेंट मान के अकाउंटिंग कर लो, लीज लायबिलिटी निकाल लो पूरा का पूरा को ही। ये होता है प्रैक्टिकल एक्सपीडियंट, ये आपके पास ऑप्शन है। लेकिन आइडियली क्या करना चाहिए आपको, आइडियली क्या करना चाहिए, आइडियली आपको लीज को सेपरेट, नॉन लीज को सेपरेट, लीज कंपोनेंट का अकाउंटिंग इंड एस 116 के हिसाब से, नॉन लीज कंपोनेंट का अकाउंटिंग उसके रेस्पेक्टिव स्टैंडर्ड के हिसाब से, आइडियली ये होना चाहिए। लेकिन इंड एस 116 आपको एक प्रैक्टिकल एक्सपीडियंट दे रहा है कि अगर तुम सेपरेट ना करना चाहो या कर ना पाओ, या तो तुम करना चाहते नहीं हो या तुम्हें करने का पॉसिबिलिटी नहीं है, तो बोला उस केस में जितना भी पे कर रहे हो ना, पूरा का पूरा को ही लीज पेमेंट मान के अकाउंटिंग कर लो, मतलब पूरा का पूरा को ही प्रेजेंट वैल्यू निकाल के लीज लायबिलिटी निकाल लो। मतलब उस केस में पता है मैं क्या करता है, मैं यहां पे 240 इंटू 12 इंटू 2.49 करता। अगर प्रैक्टिकल एक्सपीडियंट लेता तो मैं बोलता 240 इंटू 12 इंटू 2.49, ये आता मेरा लीज लायबिलिटी। क्लियर रितेश? सर फिर क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में देखो ना क्या बोल रहा है, इलेक्ट्स नॉट टू अप्लाई प्रैक्टिकल एक्सपीडियंट। बोला प्रैक्टिकल एक्सपीडियंट नहीं लगाएंगे, नहीं लगाएंगे। ओके, अब यहां पे अब अच्छा, अब रितेश का क्वेरी आ रहा है, तो सर फिर ये वाला यूनिट्स का डिटेल्स क्यों दिया है? क्योंकि ये आपको गुमराह करने का कोशिश कर रहा है। वो आपसे ये टेस्ट करना चाह रहा है कि आप मिनिमम वाला पॉइंट लेते हो या नहीं, आप मिनिमम वाला पॉइंट लेते हो या नहीं। मैंने पढ़ाया था ना, हम लोग बोलेंगे कम से कम इतना तो देना ही पड़ेगा, कम से कम इतना तो देना ही पड़ेगा, राइट? तो 240 हो गया ना मिनिमम, 240 पर यूनिट इफ द ऑर्डर्ड क्वांटिटी इज 1 लाख से 1,20,000। और क्या बोल रहा है, कम से कम 1 लाख यूनिट तो लेना ही पड़ेगा। तो अगर कम से कम 1 लाख यूनिट लेंगे तो उसका प्राइस कितना पड़ेगा, 240 पर यूनिट। तो 240 इंटू 1 लाख कितना हो गया, 240 लैक्स। क्लियर? चलो अब 3 का बी में चल रहा हूं। क्या बोल रहा है, द फॉलोइंग डिटेल्स आर अवेलेबल फॉर हाइड्रा लिमिटेड as at 31st March 2023, carrying amount at reporting date before the classification as held for sale, at reporting date before the classification as held for sale, carrying amount as remeasured immediately before classification as held for sale। मतलब क्या हुआ, बोला यहां पे हमने हेल्ड फॉर सेल क्लासिफाई किया, बोला इसके इमीडिएटली पहले जो रिपोर्टिंग डेट था ना, वहां पे मेरा कैरिंग अमाउंट 80 लाख था,
और हेल्ड फॉर सेल में बिफोर क्लासिफिकेशन एज हेल्ड फॉर सेल मेरा कैरिंग अमाउंट था 74.5। देखो अब पढ़ो, कैरिंग अमाउंट एट रिपोर्टिंग डेट बिफोर क्लासिफिकेशन एज हेल्ड फॉर सेल, एट रिपोर्टिंग डेट बिफोर क्लासिफिकेशन हेल्ड फॉर सेल, मतलब हेल्ड फॉर सेल क्लासिफिकेशन के पहले जो रिपोर्टिंग डेट आ रहा था उस दिन पे मेरा कैरिंग अमाउंट असेट्स का इतना था। नाउ कैरिंग अमाउंट as remeasured immediately before classification as held for sale, बोला यहां पे हमने हेल्ड फॉर सेल क्लासिफाई किया, यहां पे मेरा कैरिंग अमाउंट इतना आ रहा है, बट हेल्ड फॉर सेल क्लासिफिकेशन के पहले। तो बताओ हेल्ड फॉर सेल क्लासिफिकेशन के टाइम का हम लोग के लिए कौन सा कैरिंग अमाउंट रेलेवेंट है, 80 या 74.5? 74.5। सो 80 से 74.5 में आने का जो मूवमेंट हुआ वो कैसे अकाउंट फॉर होगा, वो एज पर द रेस्पेक्टिव स्टैंडर्ड्स अकाउंटिंग होगा, हमें उससे मतलब नहीं है। ठीक है, हमें उससे मतलब नहीं है। अब आते हैं हम लोग 74.5, मतलब ये वाला डेटा हमें मतलब नहीं है, इस डेटा को काट दो, इस डेटा से हमें मतलब नहीं है, इस डेटा को बोलो बाय बाय। हमें ये डेटा चाहिए, हमें ये डेटा चाहिए 74.5। फिर क्या बोल रहा है, हाइड्रा लिमिटेड एस्टिमेट्स दैट द फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल इज 65 लाख। तो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल 65 हो गया, तो आपका इंपेयरमेंट लॉस इंड एस 115, इंड एस 105 के हिसाब से कितना आया, इंड एस 105 के हिसाब से कितना आया, 74.5 माइनस 65 इज 9.5। क्लियर, क्लियर, 9.5 आपको एलोकेट करना है, 9.5 को एलोकेट करना है। किसमें एलोकेट करोगे, पहले तो गुडविल को टपकाओ, पहले तो गुडविल को टपकाओ, गुडविल को टपकाओ, 7.5 लाख गुडविल को टपका, 7.5 लाख गुडविल में गया। उसके बाद देखो तो कौन कौन एप्लीकेबल एसेट्स है, पीपी एप्लीकेबल है क्या, जी हां। बिल्डिंग एप्लीकेबल है क्या, जी हां। इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स नहीं, इन्वेंट्री नहीं। तो पीपी और बिल्डिंग में 2 लाख को प्रोपोर्शनेटली एलोकेट कर दो, पीपी और बिल्डिंग में 2 लाख को प्रोपोर्शनेटली एलोकेट कर दो, 2 इंटू 20 बाय 20 प्लस 28.5, 20 प्लस 28.5, 20 प्लस 28.5 48.5 और 48.5, तो इतना आ गया, इतना आ गया। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, स्टेट एज पर एप्लीकेबल इन डेज हाउ एंड एट व्हाट अमाउंट द लॉस ऑफ हाइड्रा लिमिटेड रिकॉग्नाइज डिस्पोजल ग्रुप बिफोर क्लासिफाइंग एज हेल्ड फॉर सेल, आल्सो कंप्यूट द इंपेयरमेंट लॉस इफ एनी एंड हाउ इट शुड बी एलोकेटेड। तो एलोकेशन दिखा दो अब यहाँ पे कैसे होगा, कैरिंग अमाउंट इतना था बिफोर 105, बिफोर 105 जब इंपेयरमेंट 105 नहीं था तो 105 का इंपेयरमेंट लॉस इतना आया, रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट इतना आ जाएगा, और ये सारा प्रेजेंट कहां हो जाएगा, ये सारा प्रेजेंट कहां हो जाएगा, अदर करेंट असेट्स में, अदर करेंट असेट्स में। ठीक है, अगर इस डिस्पोजल ग्रुप में कोई लायबिलिटी होता, अगर इस डिस्पोजल ग्रुप में कोई लायबिलिटी होता तो वो कहां जाता, वो लायबिलिटी में, अदर करेंट लायबिलिटी में जाता, वो लायबिलिटी के अदर करेंट लायबिलिटी में जाता, उसको नेट ऑफ करके नहीं दिखाते। तो ये मिस्टेक आपसे एग्जाम में हो सकता है, लिख लो। डिस्पोजल ग्रुप में लायबिलिटी अदर करेंट लायबिलिटी में जाएगा। चलो अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3C। ये सेम क्वेश्चन हमने क्लास में डिस्कस किया है, ये सेम क्वेश्चन हमने क्लास में डिस्कस किया है। फॉरेन सब्सिडरी है मेरा, मैं इसको फटाफट डिस्कस कर दूं इस क्वेश्चन को, सेम क्वेश्चन मैंने क्लास में डिस्कस किया है। क्या बोल रहा है, फॉरेन सब्सिडरी है मेरा, एन लिमिटेड पेरेंट है, एच लिमिटेड सब्सिडरी है, एन लिमिटेड पेरेंट है और एच लिमिटेड सब्सिडरी है ना, हाँ एच लिमिटेड सब्सिडरी है। एन ने एच को सामान बेचा है यूरो 24 लाख में, यूरो 24 लाख में सामान बेचा है। इसका कॉस्ट था 1660, इसका कॉस्ट था 1660 लाख एट द टाइम ऑफ सेल। तो अब बताओ अगर ये वाला सामान सेल नहीं हुआ, देखो as at 31st March all these bottles were lying in closing stock of H Limited, पूरा का पूरा पड़ा हुआ है। तो बताओ, बस मुझे एक बताओ मेरा डेस्टिनेशन क्या है, मेरे को इस इन्वेंट्री को अपने बैलेंस शीट में किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करना है, क्या किए उससे मतलब नहीं है, किस पे रिकॉर्ड करना है, 1660 पे रिकॉर्ड करना है। दैट इज सॉर्टेड, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दैट इज वेरी मच सॉर्टेड, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। जितना भी किए हैं उसको रिवर्स करेंगे, जहां जहां रिकॉर्ड किए हैं वहां से उतना रिकॉर्ड रिवर्स करेंगे हम लोग। ठीक है, आ जाओ बताओ। बोला एक्सचेंज रेट ऑन डेट ऑफ ट्रांजैक्शन इज 83 एंड एक्सचेंज रेट ऑन रिपोर्टिंग डेट इज 85। पास जर्नल एंट्रीज, इस अनरियलाइज्ड प्रॉफिट को रिवर्स करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो देखो सेल किया है यूरो 24 लाख में, ठीक है, और एच में सब्सिडरी में ये पूरा इन्वेंट्री में आ रहा होगा।
तो जिस दिन अब ट्रांजैक्शन रेट वाले दिन जो पेरेंट है वो क्या एंट्री रिकॉर्ड किया होगा, एच लिमिटेड, मतलब सब्सिडरी अकाउंट डेबिट टू रेवेन्यू, मतलब ट्रेड रिसीवेबल्स अकाउंट डेबिट टू रेवेन्यू रिकॉर्ड किया होगा 1992, कैसे 83 कन्वर्जन रेट था और 24 लाख यूरो में हमने सेल किया था, तो 1992 में हमने रिकॉर्ड किया रेवेन्यू, हमने सेल कर दिया। फिर हमने ये वाला पॉइंट रेलेवेंट नहीं है यार, इसको पॉइंट को हटा दो, ये वाला पॉइंट आपको कंफ्यूज करेगा, हटाओ। बेसिकली ट्रेड रिसीवेबल्स को रीस्टेट कर रहा था मैं, तो उसको वो जरूरी नहीं है, वो मुझे नहीं समझाना अभी, मुझे बस इन्वेंट्री का पॉइंट समझाना है, उसमें आप कंफ्यूज हो गए एग्जाम में नाउ। लेकिन सब्सिडरी इसको क्या काउंटिंग किया होगा, सब्सिडरी का फंक्शनल करेंसी तो यूरो ही था, तो सब्सिडरी इसको 24 लाख में ही अपना परचेज रिकॉर्ड किया होगा, और बैलेंस शीट डेट पे भी सब्सिडरी के बुक्स में 24 लाख यूरो में ही आ रहा होगा। लेकिन अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको पढ़ाया था कि फॉरेन ऑपरेशन के केस में हम लोग जो सब क्लोजिंग इन्वेंट्री आ रहा है उसको क्लोजिंग रेट पे कन्वर्ट करके अपने पास लाके रिकॉर्ड करते हैं। तो क्लोजिंग रेट कितना है 85, क्लोजिंग रेट कितना है 85, तो हमने 85 पे रिकॉर्ड करके इन्वेंट्री को कितना पे लाए 24 इंटू 85, तो ये इन्वेंट्री आ रहा होगा 2040 पे, ये इन्वेंट्री आया कन्वर्ट होके आया 2040 पे, लेकिन मुझे रिकॉर्ड कितना पे करना है 1660 पे, तो रिवर्स कितना करना है 380, रिवर्स कितना करना है 380। अब पॉइंट इज कि ये 380 रिकॉर्ड कहां हुआ, देखो 1660 से 1992 तक का प्रॉफिट तो पेरेंट रिकॉर्ड किया, 1660 से 1992 तक का प्रॉफिट पेरेंट रिकॉर्ड किया, तो 1992 माइनस 1660 दैट इज 332 का प्रॉफिट तो पेरेंट रिकॉर्ड किया है, बोलो हां ना, तो उसको तो पेरेंट से रिवर्स करो, 332 का प्रॉफिट तो पेरेंट से रिवर्स करो, कैसे 1992 में तुमने सेल रिकॉर्ड किया, तुम्हारा कॉस्ट था 1660, तो तुम यहां से रिकॉर्ड करो, उसके ऊपर का एफसीटीआर में गया होगा, तो 2040 माइनस 1992 एफसीटीआर में गया होगा, तो वहां से रिवर्स कर दो, डन, आ गया आपका इन्वेंट्री, आ गया आपका इन्वेंट्री 1660 पे, कैसे 2040 पे था, हमने 380 से कम किया तो आ गया 1660 पे, टेन टेन टेन। बोलो क्लियर हो गया क्या, क्लियर है वाला पॉइंट? डन। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 का ए, एक ओके, लेट्स रिज्यूम गाइस नाउ। क्वेश्चन नंबर 4 का ए क्या बोल रहा है, ओर एक्सप्लोरेशन लिमिटेड इज इंगेज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रिलिंग equipment for over last 25 years. The management of the company is planning to expand the manufacturing activities for which funds are needed. On 1st April 2019, to meet the financial requirement, Ore Exploration Limited issued 50,000 compulsorily convertible cumulative preference shares. नाउ अब देखो इसका पॉइंट है, दो पॉइंट, यहां पे दो पॉइंट, नाम से दो पॉइंट आ रहा है, कंपलसरी कन्वर्टिबल है, अगर फिक्स नंबर पे है, अगर फिक्स नंबर पे है तो प्रिंसिपल इक्विटी हो जाएगा, प्रिंसिपल इक्विटी हो जाएगा, कंपलसरी कन्वर्टिबल है, अगर नंबर ऑफ शेयर्स फिक्स हो गया तो प्रिंसिपल आपका इक्विटी हो जाएगा। नाउ अब आपका क्यूमुलेटिव है, अगर मैनेटरी पेबल है तो प्रिंसिपल इंटरेस्ट या डिविडेंड जो है वो आपका फाइनेंशियल लायबिलिटी हो जाएगा, और नंबर ऑफ शेयर्स अगर फिक्स होता है तो कन्वर्जन राइट एनीवेज आपका इक्विटी बन जाता है। अब देखो तो आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। These preference shares carry a coupon rate of 12% per annum which is payable every year। तो क्या बन गया बताओ, डिविडेंड क्या बन गया, डिविडेंड आपका फाइनेंशियल लायबिलिटी बन गया, फिर क्या बोल रहा है, द कंपनी हैज सब्सटैंशियल प्रॉफिट्स फॉर पेमेंट ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड अंडर द टर्म्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट, एवरी 2 प्रेफरेंस शेयर्स आर कन्वर्टिबल टू 1 इक्विटी शेयर। नंबर ऑफ शेयर्स क्या हो गया, फिक्स्ड, नंबर ऑफ शेयर्स फिक्स्ड, मतलब हर दो प्रेफरेंस शेयर के लिए एक इक्विटी शेयर इशू करेंगे हम लोग, मतलब 50,000 है तो हम लोग 25,000 इक्विटी शेयर्स इशू करने वाले हैं, ये नंबर ऑफ शेयर्स फिक्स्ड है आपका यहाँ पे। At the end of 4th year, the prevailing market rate of interest without conversion option is 15%। ये तो कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का एक क्लासिक केस है। फर्स्ट इसमें एक नया चीज क्या डाल दिया, ट्रांजैक्शन कॉस्ट डाल दिया। याद है, अगर आपको याद होगा तो हमने ये क्वेश्चन क्लास में कराया था परफेक्ट लिमिटेड बोल के, राइट।
नाउ इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 16.6। इसको कब यूज करेंगे, इसको कब यूज करेंगे हम लोग, जब फाइनेंशियल लाइबिलिटी का जो अमोर्टाइजेशन करेंगे ना उसमें यूज करते हैं। इसको हम लोग कब यूज करेंगे, 15% को हम लोग ब्रेक करने के लिए यूज करते हैं, ब्रेक करने के लिए यूज करेंगे। तो हम लोग इस क्वेश्चन में करने क्या वाले हैं, सबसे पहला हमेशा जब भी कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का केस आए तो सबसे पहला काम आइडेंटिफाई करो कि कौन सा कंपोनेंट प्रिंसिपल है और कौन सा कंपोनेंट फाइनेंशियल लायबिलिटी है और कौन सा कंपोनेंट इक्विटी है। सबसे पहले तो ये क्लासिफाई कर लो। तो उसके लिए क्या करना, इंस्ट्रूमेंट को 3 पार्ट्स में डिवाइड करो, प्रिंसिपल, इंटरेस्ट या डिविडेंड एंड कन्वर्जन राइट्स। नाउ इस केस में क्या हो रहा है, क्योंकि प्रिंसिपल इज कंपल्सरीली कन्वर्टिबल टू फिक्स्ड नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, तो ये बन गया आपका इक्विटी। नाउ इंटरेस्ट या डिविडेंड क्योंकि क्यूमुलेटिवली है और मैंडेटरीली पेबल है यहां पे, तो ये बन गया फाइनेंशियल लायबिलिटी। नाउ कन्वर्जन राइट्स क्योंकि नंबर ऑफ शेयर्स फिक्स्ड है, तो ये बन गया आपका इक्विटी। तो आपको मालूम है क्या इक्विटी है क्या फाइनेंशियल लायबिलिटी है। नाउ इस केस में फाइनेंशियल लायबिलिटी सिर्फ ये वाला है, तो हम लोग क्या करेंगे यहां पे, हम लोग पहले फाइनेंशियल लायबिलिटी का जो कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लोज है उसका प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे डिविडेंड का। तो डिविडेंड कितना पे करना है, देखो तो कितना पे करना है, डिविडेंड पे करना है 12% के हिसाब से। डिविडेंड पे करना है 12% के हिसाब से, कितना पे, 50,000 इंटू 100 कितना हो गया, 50 लाख। 50 लाख पे 12% कितना हो गया बताओ तो, 50 पे 12% कितना हो गया, 6 लाख। 6 लाख 4 साल का था ना, तो ये हो गया। 15% का डिस्काउंट फैक्टर लेंगे हम लोग, 15% का डिस्काउंट फैक्टर लेंगे, तो ये दे रखा है 15% का, ये रहा। अगर क्वेश्चन में डिस्काउंट फैक्टर दे रखा है तो वही वाला लेना, 8696 7561 6575 और 5718, देखो हमने वही ले लिया यहाँ पे। और इसका प्रेजेंट वैल्यू निकाला 17,13,000 और हमारा पूरे इंस्ट्रूमेंट का वैल्यू कितना था 50 लाख, तो बचा कितना 32,87,000। ये क्या बन गया आपका इक्विटी, ये बन गया फाइनेंशियल लायबिलिटी, ये बन गया इक्विटी। लेकिन सर यहां पे ना ट्रांजैक्शन कॉस्ट था, कितना का ट्रांजैक्शन कॉस्ट था बच्चों, 3%, मतलब 50 लाख का 3% मतलब 1.5 लाख का। तो यहां पे तो सर आपने गलती कर दिया, क्या गलती किया मैंने, आपको तो यहां पे 50 माइनस 1.5 48.5 लेना था ना। नहीं नहीं नहीं, ये गलती हो सकता था, लिखो ट्रांजैक्शन कॉस्ट को हम लोग एलोकेट कब करते हैं, आफ्टर स्प्लिट हो जाने के बाद एलोकेट करते हैं, ये मिस्टेक हो सकता था। तो हमने पहले स्प्लिट किया, उसके बाद देखो स्प्लिट होने के बाद, मैं बोल रहा हूं स्प्लिट होने के बाद मेरा वैल्यू कितना आया, देखो 17 13 32 87 50। इस रेशियो में अब हम लोग 1.5 को एलोकेट कर देंगे, इस रेशियो में एलोकेट कर देंगे, तो मेरा नेट अमाउंट कितना है 16.61 आ गया लायबिलिटी का, इक्विटी का आ गया 31.88। नाउ इक्विटी तो कांस्टेंट रहेगा, इक्विटी में चेंज नहीं आएगा, लेकिन लायबिलिटी को हमें अमोर्टाइज करना पड़ेगा। तो लायबिलिटी में हमें पे कितना करना है 6 और हमारा लायबिलिटी है कितना 16.61। इसके बीच में इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट कितना है 16.6, इसके बीच में इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट कितना है 16.6। तो अब 16.6 के रेट से हम लोग निकालेंगे फाइनेंस कॉस्ट्स। तो कैसे निकलेगा वो चीज देखो तो, 16.6 आपका ओपनिंग था, तो अब 16 इतना आपका ओपनिंग था 16,61,610 इंटू 0.166 कितना आ गया 275,827। 16.6 के रेट से आ गया माइनस 6 लाख, तो ये इतना आ गया, ये इतना आ गया। ये वाला फाइनेंस कॉस्ट आपका चल जाएगा P&L में, ये वाला चल जाएगा आपका P&L में, और ये वाला फाइनेंशियल लायबिलिटी सेट ऑफ हो जाएगा। उसके बाद 4th ईयर एंड में, क्योंकि ये कंपल्सरीली कन्वर्टिबल है, तो हम लोग क्या एंट्री करेंगे 4th ईयर एंड में बताओ तो, क्योंकि ये कंपल्सरीली कन्वर्टिबल है, तो 31,88,390 जो था उसको डेबिट करेंगे 4th ईयर एंड में। इक्विटी शेयर कैपिटल को इशू करेंगे, 25,000 शेयर्स को इशू करना है, 25,000 शेयर्स को इशू करना है हमें, और जो जितना बच गया वो चल जाएगा आपका सिक्योरिटीज प्रीमियम में। बोलो क्लियर है क्या? आई बिलीव ये जर्नल एंट्रीज आप लोग कर लोगे, ये जर्नल एंट्रीज में आप लोग को दिक्कत नहीं आएगा, राइट। हर साल पहले जिस दिन आपने इशू किया उस दिन आपको पहले स्प्लिट करना पड़ेगा। बैंक अकाउंट डेबिट 48.5, नेट अमाउंट इतना ही आया था, आफ्टर ट्रांजेक्शन कॉस्ट जो स्प्लिट अमाउंट आया था वो यहां पे डाल दो। फिर हर साल हम लोग क्या करेंगे, फाइनेंस कॉस्ट को रिकॉर्ड करेंगे और 6 लाख का पेमेंट को रिकॉर्ड करेंगे। हर साल फाइनेंस कॉस्ट एट द रेट ऑफ 16.6 को रिकॉर्ड करेंगे और 6 लाख का पेमेंट को रिकॉर्ड करेंगे।
और फिर ईयर एंड 4 पे इक्विटी शेयर्स को इशू करने का रिकॉर्ड करेंगे। आई बिलीव ये वाला पार्ट आपसे हो जाएगा, इसमें कुछ भी समझाने का पार्ट नहीं है मेरा। क्वेश्चन नंबर 4B, दो क्वेश्चन है इसमें, दिस और दिस, आप जो सॉल्व करना चाहते हो, ठीक है, मैं दोनों सॉल्व कराऊंगा। डिस्कस द कॉस्ट कॉन्स्टेंट्स ऑन यूजफुल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। अब देखो कॉस्ट कांस्टेंट क्या होता है, जैसे मैं लास्ट क्लास में आपको समझा भी रहा था ये चीज। कॉस्ट कांस्टेंट मतलब क्या होता है, हमेशा एक बात समझना, मैंने इंडियस 101 का जो आपको पढ़ाया था ना, मैंने उसमें बताया आपको ये वाला पॉइंट कि कॉस्ट कांस्टेंट मतलब देखो हमें डिस्क्लोजर करना जरूरी है, हर चीज का डिस्क्लोजर करना जरूरी है, लेकिन हमें यह भी देखना जरूरी है इस डिस्क्लोजर करने से कितना का बेनिफिट मिलेगा और इस डिस्क्लोजर करने के लिए कितना का कॉस्ट लग रहा है, कितना का कॉस्ट लग रहा है। आपको लगता है इस डिस्क्लोजर करने से बेनिफिट कुछ नहीं मिलने का है, लेकिन कॉस्ट सिग्निफिकेंट लग जाएगा, तो बोला दैट इज नॉट जस्टिफिएबल, दैट इज नॉट जस्टिफिएबल, दैट इज नॉट जस्टिफिएबल। ओके, तो दिस इज कॉल्ड एज कॉस्ट कांस्टेंट्स। द कॉस्ट शुड बी जस्टिफाइड बाय बेनिफिट्स, द कॉस्ट शुड बी जस्टिफाइड बाय बेनिफिट्स, ठीक है। तो ये वाला फ्रेमवर्क में और भी आपको डिटेल में मिलेगा इसका अंडरस्टैंडिंग, बट ठीक है, दिस इज व्हाट इट इज। नाउ व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो मैंने आपको बताया था इसमें भी अगेन यहाँ पे ये रेलेवेंस होना चाहिए और फेथफुल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, रेलेवेंस होना चाहिए और फेथफुल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। रेलेवेंस का मतलब सिंपल सा होता है कि वो आपका इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट होना चाहिए एंड मटेरियल होना चाहिए। फेथफुल रिप्रेजेंटेशन का मतलब दैट इंफॉर्मेशन शुड बी कंप्लीट, that information should be complete, it should be free from bias and it should be neutral, तो ये होता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। चलो इसमें मैं ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूं, अब चल रहा हूं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5, ये क्वेश्चन है आपका इंड AS 102 से क्वेश्चन आया हुआ है, ये वाला आपका इंड AS 102 से ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है। क्या बोल रहा है, ए लिमिटेड अनाउंस्ड अ स्टॉक अप्रिसिएशन राइट, A Limited announced a stock appreciation right on 1st April 20 for each of its employees. हर employee के लिए stock appreciation right announce किया गया है. The scheme gives the employees the right to claim cash payment equivalent to an amount of market price of the company's shares on exercise date over the exercise price of 250 shares in respect of 100 shares subject to the condition of continuous employment for 3 years. क्या मतलब है यहाँ पे, स्टॉक अप्रिसिएशन राइट्स, पॉइंट नंबर 1, इट मींस कैश सेटल्ड 1 अप्रैल 2020, इट मतलब ये हो गया आपका ग्रांट डेट फॉर ईच ऑफ इट्स एम्प्लॉइज। द स्कीम गिव्स द एम्प्लॉय टू क्लेम कैश पेमेंट मतलब कैश सेटल्ड इक्विवेलेंट टू द मार्केट प्राइस माइनस द एक्सरसाइज प्राइस ऑन 250 शेयर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ 250 पर शेयर इन रिस्पेक्ट ऑफ 100 शेयर्स, राइट। 250 पर शेयर कितना हो गया आपका एक्सरसाइज प्राइस, ये हो गया आपका एक्सरसाइज प्राइस, ये हो गया आपका एक्सरसाइज प्राइस, सब्जेक्ट टू अ कंडीशन ऑफ 3 इयर्स, ये हो गया आपका वेस्टिंग कंडीशन, ये हो गया आपका वेस्टिंग कंडीशन और वेस्टिंग पीरियड। सार इज एक्सरसाइजेबल ऑन 31 मार्च 23, 21, 22, 23, 3 साल बाद, बट बिफोर जून 23 मतलब 3 मंथ्स के अंदर आपको इसको एक्सरसाइज करना है। सो 3 मंथ इज द एक्सरसाइज पीरियड, 3 मंथ्स इज द एक्सरसाइज पीरियड, अप्रैल मई जून 3 महीना का आपका एक्सरसाइज पीरियड है। अब आपको दे रहा है फेयर वैल्यू ऑफ सार। अब सार में हम लोग लेते हैं फेयर वैल्यू ऑन ग्रांट डेट या फेयर वैल्यू ऑन ईच रिपोर्टिंग डेट, तो सार में हम लोग लेते हैं फेयर वैल्यू ऑन ईच रिपोर्टिंग डेट, कैश सेटल्ड में हम लोग लेते हैं फेयर वैल्यू एट ईच रिपोर्टिंग डेट। तो फेयर वैल्यू हर रिपोर्टिंग डेट का दे रहा है 42, 46, 48। वेरी गुड। नाउ अब बोल रहा है 2021 मतलब फर्स्ट ईयर में हमें लगा था कि 2% इंप्लॉइज छोड़ के जाएंगे, 2% इंप्लॉइज छोड़ के जाएंगे, लेकिन 21-22 में ये मेरा एस्टिमेट रिवाइज हो गया 3% का, ये मेरा एस्टिमेट रिवाइज हो गया 3% का। पर एनम है देखना, एनुअली 2%, 2% पर एनम है बच्चों, 2% पर एनम है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, बोला फर्स्ट ईयर में 15 इंप्लॉय छोड़ के गए, सेकेंड ईयर में 10 इंप्लॉय छोड़ के गए,
थर्ड ईयर में 8 इंप्लॉय छोड़ के गए, और थर्ड ईयर एंड में जो इंप्लॉय बचे हैं वो बचे हैं 492। तो बताओ तो ग्रांट डेट पे कितने इंप्लॉयज हैं? यहां पे 492 है, यहां पे 8 इंप्लॉय छोड़ के गया, यहां पे 10, यहां पे 15। तो यहां पे कितना इंप्लॉयज होगा बताओ तो? 492 माइनस 8, सॉरी माइनस नहीं, प्लस 492 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 15 इस 525 इंप्लॉय होगा यहां पे। 525 इंप्लॉय होगा यहां पे। अब आपको क्या करना है? बोला व्हेन SARs आर एक्सरसाइज, जिस दिन एक्सरसाइज हुआ उस दिन तो 50 पर शेयर का दाम था। कंप्यूट द बाय फेयर वैल्यू मेथड SAR एक्सपेंस फॉर ईच ऑफ द फाइनेंशियल ईयर्स। ओके, ऑल्सो प्रोवाइड SAR लेजर फॉर फ्रॉम इंसेप्शन टिल क्लोजर। डिस्कस वेदर दिस अकाउंट इज इन नेचर ऑफ लाइबिलिटी और इक्विटी। बताओ तो, तूने मुझे शुरू बता दो, ये लाइबिलिटी होगा या इक्विटी होगा? ये होगा आपका लायबिलिटी, ये होगा लायबिलिटी। क्यों? क्योंकि देयर इज अ कॉन्ट्रैक्चुअल प्रेजेंट ऑब्लिगेशन टू पे। सो ये हो गया आपका लायबिलिटी। नाउ अब बता दो फर्स्ट ईयर में कितना एक्सपेंस होगा? फर्स्ट ईयर में कितना एक्सपेंस रिकॉर्ड करोगे बताओ? 525 इंप्लॉइज थे, फर्स्ट ईयर में कितने छोड़ के गए बताओ तो? 15 छोड़ के गए, 15 छोड़ के गए। अब हमारा जो फर्स्ट ईयर में तो छोड़ के गए, लेकिन सेकेंड और थर्ड में कितने छोड़ के जाएंगे? हमें तो बेस्ट एस्टिमेट लेना है ना, ऑफ द बेस्ट एस्टिमेट ऑफ नंबर ऑफ इंप्लॉइज दैट विल वेस्ट। तो फर्स्ट ईयर में 15 छोड़ के एक्चुअल गया, लेकिन सेकेंड और थर्ड ईयर में कितना छोड़ के जाएगा? 2% के हिसाब से, तो 98%, 98%। बच्चों एक बात मैं बोलूंगा, क्वेश्चन बोल तो नहीं रहा है, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा बोल सकता है, इट इज एस्टिमेटेड दैट 2% इंप्लॉइज विल लीव ओवर 3 ईयर्स। तब क्या हम लोग यहां पे 0.98 करेंगे? नहीं, तो हम लोग निकालेंगे डायरेक्टली, एक बार करेंगे 0.98 ऑफ 525। ओके, तो हम लोग उस केस में पता है क्या करेंगे? हम लोग बोलेंगे 525 का 2% कितना होता है? 10.5 होता है। तो हम लोग बोलेंगे 10.5 इंप्लॉइज, मतलब 10.5 इंप्लॉइज 3 साल में छोड़ के जाएगा। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? ना तो आप बोलोगे सर 15 इंप्लॉय तो फर्स्ट ईयर में छोड़ के चला गया है, तो क्या? तो डेटा तो मैंने यार यहां पे वो डेटा थोड़ी देगा, डेटा तो चेंज हो जाएगा ना फिर क्वेश्चन के हिसाब से। मैं बस आपको समझाना चाह रहा हूं क्या क्वेश्चन आ सकता है। सो यू नीड टू बी माइंडफुल। तो मैं फिर से लिख रहा हूं, ये लर्निंग है आपका। 2% ओवर 3 ईयर्स भी आ सकता है क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, पर एनम है या ओवर 3 ईयर्स है शेयर बेस्ड पेमेंट पे। मेरा काम है आपको सावधान रहें, सतर्क रहें, बताना। नाउ इनटू 100, क्यों 100? क्यों 100 शेयर्स था, देखो 100 शेयर्स था। नाउ अब फेयर वैल्यू कितना है रिपोर्टिंग डेट में? 42, 3 साल का था तो 1/3, तो इतना आ गया एक्सपेंस। नाउ यहां पे हो गया 520, सेकेंड ईयर में कितना हो गया? 525 माइनस 15 माइनस 10। लेकिन सेकेंड ईयर में जाके एस्टिमेट्स आपका चेंज हो गया था ना, कितना हो गया था एस्टिमेट्स? 3% हो गया था, मतलब 97। और यहां पे 15 और यहां पे 10 छोड़ के चला गया, तो 15 और 10 छोड़ के चला गया, थर्ड ईयर का 97। तो ये है आपका एक्चुअल, ये है आपका एस्टिमेट, ये है आपका एस्टिमेट। ना ये है आपका एक्चुअल, ये है आपका एक्चुअल, ये है आपका एस्टिमेट। ना ये है आपका एक्चुअल, ये है आपका एक्चुअल, ये है आपका एक्चुअल। ओके, नाउ इनटू 100 इनटू 46 रिपोर्टिंग डेट का, और 2/3 माइनस 686 इज योर एक्सपेंस फॉर सेकेंड ईयर, एंड 525 माइनस 15 माइनस 10 माइनस 8 इंटू 48 इंटू 100 माइनस जितना एक्सपेंस रिकॉर्ड किया फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में उतना माइनस कर दो, ये आपका एक्सपेंस आ गया। लेजर अब आप इसका बना सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेजर आप इसका बना सकते हो, बस एक्सपेंस अक्रू करते जाना है और लास्ट में इसको इंट्रेंसिक वैल्यू पे पे करना है। तो इंट्रेंसिक वैल्यू पे कितना पे, बताओ पे कितना करोगे? पे कितना करोगे बताओ तो? 492 इंटू 100 इंटू 50 इस 24.6 आप पे करोगे, राइट? 24.6 आप पे करोगे। देखो 24.6 आपने पे किया, और जितना डिफरेंस आया इसमें और इसमें वो भी इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में चल जाएगा। बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, आपने एक्सपेंस रिकॉर्ड किया है 48 तक का,
आपने एक्सपेंस 48 तक के फेयर वैल्यू का रिकॉर्ड किया है, लेकिन आप पेमेंट कर रहे हो 50 के हिसाब से, तो इस दो का एक्सपेंस रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो कैसे निकालोगे, देखो तो 492 इंप्लॉइज इंटू 100 इंटू 2 कितना आ रहा है, देखो तो 492 इंटू 100 इंटू 2 98,400 उतना ही आ रहा है क्या, देखो तो डिफरेंस 98,400। तो इसका कैलकुलेशन ऐसे भी कर सकते हो 492 इंटू 100 इंटू 2। Okay, now SAR is a nature of liability because it is cash settled, which is summed up on the payment of cash from the employees at the end of the expense period. Clear everyone? Clear है क्या? आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 के बी में। काफी आसान सा क्वेश्चन है 5 का भी, सेगमेंट रिपोर्टिंग से आया हुआ है, इंडेक्स 108। क्वेश्चन नंबर 5 का बी, हेमंड लिमिटेड हैज 3 सेगमेंट्स HMD। The following information is provided for the year in 31st March 2023। अमाउंट लैक्स में है, अमाउंट लैक्स में है, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। अदर इंफॉर्मेशन क्या है, शेयर कैपिटल 40 लाख है, रिजर्व सरप्लस 12 लाख है, प्रिपेयर सेगमेंट इंफॉर्मेशन एज पर इंड AS 108। आ जाओ, तो हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग सबसे पहले जनरल इन्फॉर्मेशन देंगे। जनरल इन्फॉर्मेशन मतलब मेरे पास 3 सेगमेंट है, तीनों सेगमेंट का क्या क्या काम है, क्वेश्चन में दिया नहीं है, तो हम लोग सिर्फ इतना सा बोल देंगे कि 3 सेगमेंट है मेरे पास। जनरल इन्फॉर्मेशन HMD है। अब हम लोग इसका रिपोर्टिंग करेंगे। कैसे रिपोर्ट करोगे, तो क्या क्या रिपोर्ट करना है, देखो तो पहले ये देखो सेल्स का डेटा दिया है, तो हमें रेवेन्यू रिपोर्ट करना है, प्रॉफिट, तो इससे हमें रिजल्ट डिस्क्लोज करना है। ये हो गया अदर इंफॉर्मेशन, ये हो जाएगा आपका अदर इंफॉर्मेशन, ये हो जाएगा आपका अदर इंफॉर्मेशन। तो सेल्स में कैसे करोगे, सबसे पहले आ जाएगा डोमेस्टिक सेल्स 10 है, एक्सपोर्ट सेल्स इतना इतना इतना, देखो मैंने वहां पे लिखा, देखो डोमेस्टिक सेल्स 10, एक्सपोर्ट सेल्स इतना इतना इतना। फिर हम लोग, ये तो हो गया एक्सटर्नल सेल्स, अब हम लोग इंटरनल सेल्स भी तो लेंगे। इंटरनल सेगमेंट सेल्स का कितना है, देखो तो कितना है 500 और 5, ये भी दिखाओ 500 और 5, तो ये आ गया टोटल सेल्स मेरा इतना आ गया, टोटल सेल्स मेरा इतना आ गया। लेकिन आपको याद होगा मैंने बोला था हमें जो रिपोर्ट करना है करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एट द एंड हमें रिकंसाइल करके दिखाना पड़ता है इसको रेवेन्यू जो हमने P&L में रिकॉर्ड किया है। तो P&L में क्या इंटर सेगमेंट सेल्स आ रहा होगा क्या, नहीं, वो तो एलिमिनेट हो गया होगा। तो इंटर सेगमेंट सेल्स को हटाओ और यहां पर आ गया 900। बोलो क्लियर, सेगमेंट रेवेन्यू क्लियर। नाउ सिमिलरली सेगमेंट रिजल्ट्स में आ जाओ, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स दे रखा है 30,5,8, ये आप इसमें सेगमेंट में दे रखा है। फिर आप उसमें री एलोकेटेड कॉस्ट फ्रॉम हेड ऑफिस, हेड ऑफिस ने कोई कॉस्ट एलोकेट किया है, देखो हेड ऑफिस ने आप पे कोई कॉस्ट एलोकेट किया है, तो उस कॉस्ट को रिकॉर्ड कर लो यहां पे। तो ये आ गया प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन। फाइनेंस कॉस्ट को एडजस्ट कर दो, ये आ गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये आ गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक है। टैक्स का एक्सपेंस दिया हुआ तो वो माइनस करके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी निकाल देना अपना यहाँ पे। तो ये अमाउंट आ गया, ये आपका P&L से मैच कर जाएगा, ये आपका P&L से मैच कर जाएगा। अदर इन्फॉर्मेशन सेगमेंट का नॉन करेंट एसेट्स आप डिस्क्लोज कर दो ऐड करके, और नेट करेंट एसेट्स कितना है वो भी डिस्क्लोज कर दो यहाँ पे। सिंपल सा पॉइंट है, टोटल एसेट्स टोटल करेंट लाइबिलिटीज यहाँ पे डिस्क्लोज कर दो। ज्योग्राफिकल इन्फॉर्मेशन में आप बता दोगे कि जो आपका एक्सटर्नल सेल्स हुआ है वो डोमेस्टिक का नेचर कितना था, तो डोमेस्टिक नेचर का सेल्स कितना था, देखो तो 10। एक्सपोर्ट कितना किया हो आपने, ये 680 प्लस 70, 680 प्लस 70 170 प्लस 40 इज 890, 890 का आपका एक्सपोर्ट सेल्स है। ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन में आप 890 का एक्सपोर्ट सेल्स दिखा दोगे, तो टोटल मिला के 900 का सेल्स हो गया। तो ये हो गया आपका सेगमेंट रिपोर्टिंग। तो सेगमेंट रिपोर्टिंग में आपको ध्यान में रखना है कि आपको सेगमेंट रेवेन्यू, सेगमेंट रिजल्ट्स और सारे इंफॉर्मेशन को अदर इंफॉर्मेशन में दिखा देना, टोटल एसेट्स, टोटल लाइबिलिटीज, शेयरहोल्डर्स फंड, जो भी इंफॉर्मेशन दे रहा है उसको दिखा देना, ठीक है। नाउ सेगमेंट जब रेवेन्यू बनाओगे तो पहले एक्सटर्नल सेल्स, इंटरनल सेल्स, ठीक है, तो ये आ गया टोटल सेल्स माइनस 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 इंटरनल सेल्स इज इक्वल टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो P&L से मैच करेगा। तो इस तरह से करके दिखाते हैं हम लोग सेगमेंट रिपोर्टिंग में। इज दैट क्लियर एवरीवन? बोलो गाइस। चलो 5 का सी, ब्यूटी लिमिटेड परचेज्ड अ फेस वॉश, पेटेंट राइट ऑफ ए फेस वॉश, पेटेंट राइट लिया है, फेस वॉश परचेज नहीं किया है, उसका पेटेंट परचेज किया है, ओके, फॉर 4,20,000। लीगल लाइफ 10 साल है, बट ड्यू टू हाईली
कॉम्पिटिटिव नेचर ऑफ द प्रोडक्ट, उसका लाइफ है 6 साल, हम लोग 6 साल लाइफ ले रहे हैं, यूजफुल लाइफ 6 साल मानते हैं। देखो कब अक्वायर किया है, 1 अप्रैल 20 में 4,20,000 में अक्वायर किया और हमने यूजफुल लाइफ का माना 6 साल, ठीक है। तो डिप्रेशन कितना हुआ, 70,000 पर ईयर, 420/6 is 70,000 पर ईयर, राइट। स्ट्रेट लाइन अमोर्टाइजेशन इज डिटरमाइंड बाय द मैनेजमेंट एज द बेस्ट मेथड एज एट 1 अप्रैल 21, मतलब नेक्स्ट ईयर आपका कैरिंग अमाउंट कितना हो गया, 4,20,000 माइनस 70,000 इज इक्वल टू 350,000। बोलो क्लियर, कैरिंग अमाउंट हो गया आपका 350,000। फिर क्या बोल रहा है, एज एट 1 अप्रैल 21 management is uncertain that the process can actually be made economically feasible and decides to write down the patent to an estimated market value of 2 लाख। बोला मार्केट वैल्यू ऑफ 2 लाख, तो आपका रिवैल्यूएशन लॉस आ गया 1,50,000। अब बता मेरे को क्वेरी क्या आता, बच्चे यहां पे गलती क्या करते हैं, वो बोलेंगे सर यहां पे आपने रिवैल्यूएशन लॉस क्यों लिया, यहां पे आपने इंपेयरमेंट एज पर 36 क्यों नहीं किया, राइट। ये क्वेश्चन आना चाहिए ना, ये कौन बोला कि रिवैल्यूएशन करना है, इंपेयरमेंट क्यों नहीं कर सकते यहां पे, कैन एनीवन टेल मी, यहां पे रिवैल्यूएशन ही क्यों आया, इंपेयरमेंट क्यों नहीं आया, बताओ, बोलो गाइस। क्वेश्चन ऐसा लिखा तो नहीं है कि यहां पे रिवैल्यूएशन लॉस है, तो मैंने रिवैल्यूएशन लॉस कैसे अज्यूम किया, ये बात को ट्राई तो करो यार। कहां लिखा है नीचे बताओ तो, डिटरमाइन द रिवैल्यूएशन गेन, यहां पे गेन हो रहा है क्या, यहां पे गेन हो रहा है क्या। और चलो अगर ये लाइन ना लिखा हो, क्वेश्चन बस यहीं तक हो, गेन तो बाद में हुआ है ना, क्वेश्चन बस यहीं तक हो, तब भी कैसे पहचानोगे बताओ। एक सबसे बड़ा हिंट दूं, सबसे बड़ा हिंट दूं आपको, अगर उस हिंट को पहचान गए ना तो कभी गलती नहीं होगा। फिर भी मैं टाइम दे रहा हूं, चलो रितेश बोल रहा है रुको, तो ठीक है चलो मैं रुका हूं, 2 मिनट रुका हूं। आप सोचो यहां पे कुछ क्वेश्चन में हिंट है, अरे क्वेश्चन ये रहा देखो, तो लो क्वेश्चन में बड़ा भी कर दिया। अब देखो क्वेश्चन में हिंट है कि आपको रिवैल्यूएशन ही करना पड़ेगा। नेवर ईयर 3.5, नेक्स्ट ईयर 3.5, अरे तो उससे क्या मतलब हो गया, फिर तो आप वो बोल सकते ना, अगर नेक्स्ट ईयर बोल रहे हो वैल्यू इंक्रीज हो गया तो रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट लॉस बोल देना, रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट लॉस बोल देना। डेवलपमेंट फेज में, कौन बोला डेवलपमेंट फेज में है, हमने पेटेंट परचेज किया है, पेटेंट को डेवलपमेंट फेज में होता है क्या, ये वाला पेटेंट डेवलपमेंट फेज में होता है क्या सुमित, नहीं ना। रितेश सही आंसर को लास्ट में पढ़ा जाता है, राइट डाउन टू एस्टिमेटेड मार्केट वैल्यू लिखा है, यहां पे अगर लिखता ना मार्केट वैल्यू के अलावा, अगर यहां पे क्वेश्चन में लिख देता रिकवरेबल अमाउंट, तब मैं इंड एस 36 लगा देता। लेकिन यहां पे बोल रहा है क्या, यहां पे बोल रहा है, यहां पे बोल रहा है, अरे एस्टिमेटेड मार्केट वैल्यू। 2 चॉकलेट पक्का रितेश, आज ही मिलेगा 2 चॉकलेट आपको। यस, क्योंकि पॉइंट ये है, अगर आपको याद होगा तो मैंने बताया था आपका इंड एस 36 में हम लोग डाउन टू रिकवरेबल अमाउंट बोलते हैं। मैंने इंड एस 36 जब पढ़ा है तो क्या बोला था, डाउन टू इट्स रिकवरेबल अमाउंट, when the asset is not fully recoverable then we decrease the value of the asset down to its recoverable amount। ये बात आज अपने माइंड में लॉक कर लो, क्वेश्चन को अगर इंड एस 36 लगवाना होगा तो वो क्लियरली
आपको रिकवरेबल अमाउंट बोलेगा, वो मार्केट वैल्यू नहीं बोलेगा आपको, वो मार्केट वैल्यू नहीं बोलेगा। क्योंकि रिकवरेबल अमाउंट डिफाइंड है इन डेज 36 में। फेयर एस्टिमेटेड मार्केट वैल्यू ये कहीं डिफाइंड है क्या, बताओ तो? नहीं ना, ये तो कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए हमने रिवैल्यूएशन किया यहां पे। अब ये बात सबको ध्यान में रहेगा, एस्टिमेटेड मार्केट वैल्यू लगेगा तो रिवैल्यूएशन, रिकवरेबल अमाउंट रहेगा तो 36। मैं सारा मिस्टेक्स लिख रहा हूं, आप लोग लिख रहे हो ना, आप लोग भी लिख रहे हो ना? देखो गाइज, मैं आपको फिर से बार बार बोलता हूं, जो जो मैं अप्रोच बोल रहा हूं अगर आपने फॉलो किया ना, एफआर का गारंटी मैं लेता हूं आप लोग का, लेकिन आपको फॉलो करना पड़ेगा। क्लास के पहले सॉल्व करके आओ, क्लास में डिस्कस करो, जो मिस्टेक्स हो रहा है उसका एक नोट बनाओ। एफआर में कोई कम 80 से नीचे आए एफआर में तो फिर बोलना मेरे को, ठीक है? अब यहां पे क्या बोल रहा है, हमने डिक्रीज किया एंड डिसाइड्स टू अमोर्टाइज इट ओवर 2 ईयर्स, डिसाइड्स टू अमोर्टाइज इट ओवर 2 ईयर्स। तो 2 लाख पे लाए, रिवैल्यूएशन लॉस हुआ 1,50,000 का, फर्स्ट टाइम रिवैल्यूएशन लॉस आया तो कहां जाएगा, फर्स्ट टाइम रिवैल्यूएशन लॉस आया कहां जाएगा, पी एंड एल, पी एंड एल। तो रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट कितना बन गया बताओ तो मेरा, रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट बन गया मेरा 2 लाख का, रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट बन गया मेरा 2 लाख का, और मेरा लाइफ कितना है 2 साल, तो मेरा डिप्रेशन पर ईयर कितना हो जाएगा अब 1 लाख का, 1 लाख का डिप्रेशन पर ईयर। और 1 अप्रैल 22 मेरा कैरिंग अमाउंट कितना हो गया 1 लाख, 1 अप्रैल 22 में मेरा कैरिंग अमाउंट कितना हो गया 1 लाख। चलो आगे चल रहे हैं। ऑन 1 अप्रैल 22, having perfected the related production process, the asset is now appraised to a value of 3.5 लाख। तो आपका कैरिंग अमाउंट है 1 लाख और फेयर वैल्यू हो गया 3.5 लाख, तो आपका रिवैल्यूएशन गेन हो गया 2.5 लाख। इस रिवैल्यूएशन गेन को कहां रिकॉर्ड करोगे, सबसे पहले जितना लॉस पीएनएल में रिकॉर्ड किए थे उतना रिवैल्यूएशन गेन पीएनएल में रिकॉर्ड करो, कितना 1.5 पीएनएल में जाएगा इनकम, जो बचा एक्सेस 1 लाख ये जाएगा अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, ये जाएगा अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, ये जाएगा अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में। बोलो क्लियर है क्या? तो ये आपका रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट कितना हो गया, रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट कितना हो गया 3.5 लाख। अब यहां पे फिर क्या बोल रहा है, इसका लाइफ अब 3 more years है, तो रिमेनिंग लाइफ कितना हो गया 3 years, तो डिप्रेशन कितना हो जाएगा 3,50,000 बाय 3, 3,50,000 बाय 3 दैट इज 116,667। तो यहां पे आपका डिप्रिसिएशन हो जाए, फाइनल अमाउंट हो गया। हाउ कैन वी टेक 3 years एज लाइफ, एग्जैक्टली, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रहा है ना, देखो फर्दर मोर द एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ इज टू बी 3 more years, लाइफ 3 more years है। 1+3 क्यों, 1+3 क्यों? 1 अप्रैल 22 में वैल्यू आया 3.5, 1 अप्रैल 22 में लाइफ है 3 more years, राइट, 3 more years मतलब 1 अप्रैल 22 में बोल रहा है अब 3 साल और यूज कर सकते हैं, 3 साल और यूज कर सकते हैं, राइट। तो यहां पे आ गया 3 years का करके, यहां पे हमने इतना कर दिया, ओके। तो ये आ गया डिप्रेशन इतना और मेरा वैल्यूज इतना आ गया, वैल्यू मेरा इतना आ गया मेरा। ओके तो ये बोला ट्रीटमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन गेन क्या होगा। वैसे बाय द वे अगर देखा जाए ना तो क्वेश्चन ये वाला पूछ ही नहीं रहा है, हटाओ इसको, क्वेश्चन ये वाला पूछ ही नहीं रहा, हटा दो उसको, कंफ्यूजन ही क्यों रखना, क्वेश्चन वो वाला पूछ ही नहीं रहा। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है रिवैल्यूएशन गेन के बारे में क्या ट्रीटमेंट होगा, तो आपने रिवैल्यूएशन गेन का ट्रीटमेंट पढ़ा दिया, क्या बता दिया, क्या रिवैल्यूएशन गेन का आपने ट्रीटमेंट बता दिया क्या, बोलो क्लियर है। दैट्स ऑल डन। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6। यस हमारा खत्म होने वाला ये पेपर, कैसा लग रहा है, मजा आ रहा है क्या, बताओ ना, मजा आ रहा है क्या, समझ में पेपर डील कर लोगे, अब पेपर डील कर लोगे, कॉन्फिडेंस आ रहा है ना। नवंबर 23 का पेपर गाइज, आइडियली इट वाज कंसीडर्ड एज वन ऑफ द डिफिकल्ट पेपर्स, ठीक है, ट्रिकी पेपर माना गया था ये वाला नवंबर 23 का पेपर को। देखो कॉन्फिडेंस आ रहा है सॉल्व करके, जब पढ़ा हुआ होता है ना तो कुछ डिफिकल्ट नहीं है, और अगर जब नहीं पढ़ा हुआ है तो पेपर आसान भी आ जाए, जब पेपर आसान भी आ जाए तब वो भी डिफिकल्ट हो जाता है। सो पॉइंट इतना सही है।
अब यहां पे क्या बोल रहा है, डायमंड लिमिटेड इज ट्रांजिशनिंग टू इंडेस। ये सेम क्वेश्चन मैंने आपको कराया है इंडेस 101 में, सेम क्वेश्चन मैंने आपको इंडेस 101 में कराया है। क्या बोल रहा है, डायमंड लिमिटेड इज ट्रांजिशनिंग टू इंडेस, इट हैज सर्टन इन्वेस्टमेंट्स इन रूबी लिमिटेड convertible debt instruments which are currently on the date of transition to Ind AS exercisable and would provide Diamond Limited with a controlling stake over Ruby Limited on the exercise of the conversion rights. Diamond Limited evaluated that Ruby Limited should be treated as subsidiary under Ind AS. बोला डायमंड जो ये जो कंपनी है रूबी लिमिटेड, ये मेरा सब्सिडरी कहलाएगा इंड एस में। How hence it would require consolidation in its Ind AS consol FS। बोला इसको कंसोलिडेट करना पड़ेगा, लेकिन रूबी लिमिटेड को कंसोलिडेट नहीं किए थे हमने, ना सब्सिडरी माने, ना एसोसिएट माने, ना जॉइंट वेंचर माने थे, प्रीवियस गैप में कुछ भी नहीं माने थे इसको हम लोग। बताओ आज डेट ऑफ ट्रांजिशन में इसको कैसे करें हम लोग डील, इसको कैसे डील करें। तो अब यहां पे डील कैसे करेंगे, तो मैंने क्या बताया था, सबसे पहले रूबी कंपनी जो सब्सिडरी है उसका इंड एस का बैलेंस शीट बनाओ, पीएनएल बनाओ, इंड एस फाइनेंसेस बनाओ, अप्लाइंग इंड एस 101। पहले सब्सिडरी कंपनी का फर्स्ट टाइम अडॉप्शन करके इंड एस एफएस बना दो। नाउ उसके सब्सिडरी कंपनी में जो भी असेट्स लायबिलिटीज आ रहा है वो सबको कंसोलिडेट कर लो, इंड एस असेट्स लायबिलिटीज जो भी आ रहा है उसको कंसोलिडेट कर लो। इन्वेस्टमेंट्स का जो भी कॉस्ट था उसको डी रिकॉग्नाइज कर दो, जितना गुडविल आया उसको बोल देंगे डीम्ड कॉस्ट ऑफ गुडविल, उसको बोल देंगे डीम्ड कॉस्ट ऑफ गुडविल, उसको बोल देंगे डीम्ड कॉस्ट ऑफ गुडविल। इन सच केसेस पेरेंट वुड नॉट बी रिक्वायर्ड, would not have consolidated an entity as subsidiary in accordance with previous gap। previous gap में consolidate नहीं किया होगा, either because it was not regarded as subsidiary or no consolidated FS were required with the previous gap। जो भी रीजन रहा हो। तो अब क्या करेंगे, prepare Ind AS FS of subsidiary on parent's date of transition, include Ind AS balance of assets and liabilities of subsidiary in the parent's consol FS। Deemed cost of goodwill equals the difference on the date of transition between the parent's interest in those adjusted carrying amount and cost in the parent SFS of the investment in the subsidiary as per Ind AS on date of transition। Okay? नहीं 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 रितेश, नहीं आप जो बोल रहे हो वो नहीं होगा, आपने क्लास ठीक से देखा नहीं, फिर मुझे लगता है आपने क्लास देखा नहीं, हमें Ind AS वाला ही लेना पड़ेगा। measurement of NCI and deferred tax follows from the measurement of other assets and liabilities। ओके तो ये वाला पॉइंट हो गया, ये इंड एस 101 से था। फिर क्वेश्चन नंबर 6 का बी, पुअर लिमिटेड बोरोड 120 लाख फ्रॉम शेड्यूल्ड बैंक, द टर्म्स ऑफ द लोन आर अज अंडर। लोन में 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट था, 12 साल का लोन था, प्रिंसिपल टू बी रिपेड एट द एंड ऑफ 12th ईयर। प्रिंसिपल 12th ईयर के एंड में प्रिंसिपल को रिपे करना था 12th ईयर के एंड में। पुअर लिमिटेड डिफॉल्टेड इन द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 5th, 6th, 7th एंड 8th ईयर। अ लोन शेड्यूल अग्रीमेंट टुक प्लेस एट द एंड ऑफ 9th ईयर। एज पर द अग्रीमेंट पुअर लिमिटेड इज रिक्वायर्ड टू पे 220 लाख एट द एंड ऑफ द 10th ईयर। द डिफॉल्ट कंटिन्यूड टिल द एंड ऑफ 10th ईयर। नाउ अब यहां पे क्या हो रहा है देखो, तो क्वेश्चन क्या मांग रहा है आपसे, व्हाट इज द बुक वैल्यू ऑफ लोन एट द एंड ऑफ 10th ईयर। बुक वैल्यू कितना है, बुक वैल्यू कितना है, तो आपने देखो आपने लोन लिया था 120 लाख का, 10% का ब्याज लगेगा, 10% का ब्याज लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा 10% का, तो 12 लाख का इंटरेस्ट लगा, और आपने फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ ईयर तो पे किया, तो आपका यहां तक तो 120 ही रहा। लेकिन क्या बोल रहा है क्वेश्चन, 5th, 6th, 7th, 8th हमने पे नहीं किया। देखो 5th ईयर पे नहीं किया, 6th ईयर पे नहीं किया, 7th ईयर पे नहीं किया, 8th ईयर पे नहीं किया। फिर बोला लोन द डिफॉल्ट कंटिन्यू टिल द एंड ऑफ 10th ईयर, तो 9th ईयर पे नहीं किया, 10th ईयर भी पे नहीं किया, तो हमारा वैल्यू कितना हो गया 212.59 हमारा ड्यू अमाउंट हो गया, हमारा ड्यू अमाउंट 212 हो गया। लेकिन बोल रहा है सेटलमेंट, तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या होगा, व्हाट इज द बुक वैल्यू ऑफ लोन एट द एंड ऑफ 10th ईयर, तो ये हो गया आपका 212 लैक्स। नाउ अब बोला सेटलमेंट के लिए हमें पे कितना करना है 220, एडिशनल अमाउंट कितना पे करना होगा 220 माइनस 212, तो इज अराउंड 8 लैक्स। हाँ ठीक है, बट आया है तो सॉल्व करेंगे ना। क्वेश्चन नंबर 6 का सी, ये आया है इंड एस 16 से। देखो तो ये कुछ नया लाए हैं इंड एस 16 से, बड़ा ही आसान सा कॉन्सेप्ट लेके आए हैं।
क्या बोल रहा है? अ शिपिंग कंपनी इज रिक्वायर्ड बाय लॉ टू ब्रिंग ऑल द शिप्स इनटू ड्राई डॉक एवरी 5 years फॉर अ मेजर इंस्पेक्शन और ओवरऑल. The overall expenditure might at first seem to be repairs to the ships, but it actually a cost incurred in getting the ship back into a seaworthy condition. As such, the cost must be capitalized. As such, the cost must be capitalized. A ship that cost rupees 40 crores, 20-year life must have a major overhaul every 5 years. Estimated cost of first overhaul is 10 crores. अब देखो इस क्वेश्चन में ना एक दो चैलेंजेस है. पॉइंट इज ये 10 crores जो है ये कौन सा प्राइस है? फर्स्ट ओवरऑल जो है ये 40 crores में मतलब जिस दिन परचेज किए हैं उस दिन का बात कर रहा है या ईयर एंड 5 का बात कर रहा है? नहीं पता हमें. फर्स्ट ओवरऑल देखो आइडियली तो क्या हुआ, ओवरऑल जो हुआ फर्स्ट ओवरऑल तो हमने जो परचेज करके लाया हम लोग मानते हैं कि वो ओवरऑल के साथ ही है, वो ओवरऑल कराया हुआ ही है, राइट? तो हमें अब ये नहीं समझ में आ रहा है कि जो फर्स्ट ओवरऑल बोल रहा है ये कब का बोल रहा है. आज जो परचेज करके लाए हैं उसमें 10 crore इंक्लूडेड है या 5 साल के बाद जो फर्स्ट ओवरऑल हम कराएंगे उसमें उसका प्राइस है? नहीं मालूम हमें. अब ये 10 crores इसमें इंक्लूडेड है या नहीं है वो भी नहीं मालूम है हमें. तो इस केस में हमें यहां पे थोड़ा सा इशू है क्वेश्चन में. तो हम लोग यहां पे अपना अजम्पशन लगाएंगे कि ये 10 crore, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ बोल नहीं रहा है तो हम लोग अपना अजम्पशन लगाएंगे कि ये एट करेंट प्राइस लेवल्स पे है. ये एट करेंट प्राइस लेवल्स पे है. क्यों लगा रहे हैं ये अजम्पशन? क्योंकि देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, डेप्रिसिएशन चार्ज फॉर द फर्स्ट 5 years, और हम लोग मान रहे हैं कि ये 40 crores में ऑलरेडी इंक्लूडेड है. हम लोग मान रहे हैं कि ये 40 crores में ऑलरेडी इंक्लूडेड है. तो कैसे करेंगे? बोले कॉस्ट लगा 40 crores जिसमें से 10 crore ओवरऑल का है और रेस्ट का 30 crores का दाम है ना. ओवरऑल का लाइफ है 5 साल और रेस्ट का लाइफ है 20 साल. रेस्ट का लाइफ है 20 साल ना. तो डेप्रिसिएशन पर ईयर ओवरऑल का कितना हो गया? 2 per year और रेस्ट ऑफ द मशीन का कितना हो गया? 1.5 per year. तो टोटल डिप्रेशन कितना हो गया? 3.5 पर ईयर. सो फर्स्ट 5 ईयर का डिप्रेशन कितना हो गया? 3.5 इंटू 5 इज 17.5 फॉर द फर्स्ट 5 ईयर्स का डिप्रेशन हो गया. तो क्वेश्चन वही पूछ रहा है, व्हाट इज द डिप्रेशन चार्ज फॉर द फर्स्ट 5 ईयर्स? 17.5. कैरिंग अमाउंट एट एंड ऑफ ईयर 5. तो 40 पे आपने परचेज किया था, 17.5 का आपने डिप्रिसिएशन कर दिया तो ये 22.5 पे आ गया. कंपोनेंट अकाउंटिंग, जी हाँ ये कंपोनेंट अकाउंटिंग है ना. ये 22.5 आ गया, लेकिन इस 22.5 को लिखने का कुछ और भी तरीका हो सकता है. जैसे ओवरऑल मेरा 10 का था और 2 लाख 2 करोड़, 2 लाख है 2 करोड़ है, 2 करोड़ का मैंने डिप्रेशन किया पर ईयर. सो 5 साल के लिए 10 का डिप्रेशन हुआ और ओवरऑल मेरा 0 हो गया. रेस्ट 80, रेस्ट जो मेरा मशीन था, ये वाला रेस्ट जो मेरा मशीन था तो वो 30 crores का था. इसमें मैंने 1.5 का डिप्रेशन किया फॉर 5 years. तो 1.5 इंटू 5 इज 7.5, तो ये 22.5 हो गया. तो जो 22.5 है ये रेस्ट ऑफ द मशीन है, रेस्ट ऑफ द मशीन है. अब यहां पे हम लोग फिर से ओवरऑल करेंगे और जितना भी ओवरऑल करेंगे उसका कॉस्ट को कैपिटलाइज करेंगे और उसको फिर से हम लोग उसके लाइफ में डिप्रिसिएट करेंगे. और ये रेस्ट ऑफ द मशीन अपना कितने लाइफ पे चल रहा है? ये 20 ईयर्स में डिप्रिसिएट होते रहेगा. ये कंपोनेंट अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट है. यहां पे 6 का सी और 6 का डी पे आते हैं अब हम लोग. ये खत्म होने वाला है हमारा. 5 साल में एक बार होगा, हाँ ना, एवरी 5 years ओवरऑल होगा ना, हर 5 साल में एक बार होगा ना. अब क्या बोल रहा है 6 का डी? HG इनक्रेडिबल्स लिमिटेड had in the recent past made a right issue. In its offer document to its members, it had projected a surplus of 50 crores during the year. बोला है क्या? HG लिमिटेड राइट इशू लाने वाला है. HG लिमिटेड, देखो क्वेश्चन को कहां से कहां लेके गया है. आप क्वेश्चन पढ़ोगे ना आपको लग रहा है अच्छा राइट इशू है, ये है वो है, क्या पता नहीं कहां से कहां लेके जा रहा है क्वेश्चन को. बोला राइट इशू है. ऑफर डॉक्यूमेंट में अपने इन्वेस्टर्स को बोला है कि कमिंग ईयर में मेरा प्रॉफिट 50 करोड़ का होगा. कमिंग ईयर में मेरा प्रॉफिट 50 करोड़ का होगा. द ड्राफ्ट रिजल्ट्स, बोला जो कमिंग ईयर का जो हमने P&L बनाया उस पे मेरा प्रॉफिट आ रहा है सिर्फ और सिर्फ 5 करोड़ का. हमें प्रॉमिस किया था 50 करोड़ का, लेकिन एक्चुअल में प्रॉफिट आया सिर्फ और सिर्फ 5 करोड़ का. अब बोर्ड क्या कर रहा है? अब बोर्ड को देखो, हमने बोला है प्रॉमिस किया इन्वेस्टर्स को 50 करोड़ के लिए, आया है 5 है.
तो हम लोग क्या करेंगे, कुछ ना कुछ तो घपला करेंगे इसको 50 बनाने के लिए, राइट। तो अब बोल रहा है ये सब करने का, कुछ कुछ चीजें बोल रहा है। बोला बोर्ड इन कंसल्टेशन विद द मैनेजिंग डायरेक्टर डिसाइडेड ऑन द फॉलोइंग। क्या क्या चीज अब आपको करना क्या है, डिस्कस द अबव सिचुएशंस एज पर एप्लीकेबल इन डेस पर्टिकुलरली इन डेस 8 वेदर द अबव आर अकाउंटिंग पॉलिसीज और अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। देखो क्वेश्चन कहां से स्टार्ट हुआ था और क्वेश्चन बस पूछ रहा है कि बताओ ना ये अकाउंटिंग एस्टिमेट्स है या अकाउंटिंग पॉलिसी है। आप सोचो क्वेश्चन कहां से स्टार्ट किया गया था और कहां पे लाके खत्म किया है क्वेश्चन को, राइट। चलो आ जाओ। बोला वैल्यू ईयर एंड इन्वेंट्री का वर्क कॉस्ट के बेसिस पे 40 करोड़ आ रहा है, लेकिन हम लोग अगर प्राइम कॉस्ट पे बेसिस पे करेंगे तो 20 करोड़ का आएगा। तो वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री क्या होता है, अकाउंटिंग पॉलिसी। वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री क्या हो जाता है आपका, अकाउंटिंग पॉलिसी। अकाउंटिंग पॉलिसी अगर आप चेंज करते हो तो उसको रेट्रोस्पेक्टिव चेंज करना पड़ेगा, आपको उसको पूरा रेट्रोस्पेक्टिव चेंज करना पड़ेगा। फिर दूसरा, नॉट टू प्रोवाइड फॉर आफ्टर सेल्स एक्सपेंस ड्यूरिंग द वारंटी पीरियड टिल द लास्ट ईयर provision of 1% of sales used to be made under the concept of matching cost against revenue and actual expenses used to be charged against provision. The board now decided to account for the expenses as and when they are actually incurred. Sales during the year was 800 करोड़। देखो क्या कर रहा है, बोला वारंटी का एक्सपेंस जो होता था ना, आफ्टर सेल एक्सपेंस वारंटी एक्सपेंस, तो उसका हम लोग क्या करते हैं बता रहा, तो हम लोग बोलते हैं ओपनिंग प्रोविजन इतना है, इस साल में हमने प्रोविजन इतना बनाया, इस साल में हमने पे आउट इतना किया, तो ये बना मेरा क्लोजिंग प्रोविजन। जितना इस साल में प्रोविजन बनाया ये जाता है पी&एल में, राइट। हम लोग यही करते हैं, हम लोग यही करते हैं, बोलो है ना। ये क्या बोल रहा है, बोला हमने लास्ट ईयर तक यही किया था, लास्ट ईयर तक यही किया था, लेकिन इस साल से हमने अपना यहां पे क्या चेंज कर रहे हैं, हम लोग बोल रहे हैं कि अब हम लोग ये नहीं करेंगे, अब हम लोग बोल रहे हैं जितना एक्चुअल में पे करना पड़ेगा ना उतना ही पी&एल में रिकॉर्ड करेंगे, जितना पे करेंगे उतना ही पी&एल में रिकॉर्ड करेंगे। तो बताओ ये अकाउंटिंग पॉलिसी है या अकाउंटिंग एस्टिमेट है, तो ये पॉलिसी का चेंज हो गया, ये पॉलिसी का चेंज हो गया, ये पॉलिसी का चेंज है। अब एस्टिमेट चेंज क्या होता, अगर बोलता ना कि हम लोग यहां पे 1% ऑफ सेल्स का लास्ट ईयर तक प्रोविजन रिकॉर्ड कर रहे हैं, लेकिन इस साल से हम लोग लेट सपोज 5% का प्रोविजन रिकॉर्ड करना चाहते हैं, तो ये एस्टिमेट का चेंज होता, तब ये एस्टिमेट का चेंज होता, ठीक है। क्योंकि हमने अपना, एक बात समझो ना, हमने अपना प्रोसेस चेंज नहीं किया, बस बोल रहे कि अब मुझे लग रहा है कि यार सेल्स एक्सपेंस ज्यादा बढ़ने वाला है, आफ्टर सेल्स एक्सपेंस बढ़ने वाला है, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे कॉम्पिटिटर आ गए हैं, तो आफ्टर सेल्स एक्सपेंस बहुत बढ़ जाएगा मेरा, तो इसलिए हम लोग को लगता है कि ज्यादा का प्रोविजन बढ़ा देना चाहिए। तो ये एस्टिमेट है, ये एस्टिमेट है विच कैन चेंज ईयर ऑन ईयर, बट हमने पूरा प्रोसेस ही उठा के चेंज कर दिया, तो ये पॉलिसी हो गया। ओके फिर क्या बोल रहा है, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन हम लोग पहले स्ट्रेट लाइन पे चार्ज कर रहे थे, अच्छा, प्रोवाइड डेप्रिसिएशन फॉर स्ट्रेट लाइन ऑन अकाउंट ऑफ सब्सटैंशियल एडिशंस इन द ग्रॉस ब्लॉक इंस्टेड ऑफ रिड्यूसिंग बैलेंस। तो बोला पिछले साल तक हम लोग रिड्यूसिंग बैलेंस से कर रहे थे, इस साल से हम लोग स्ट्रेट लाइन कर रहे हैं। क्यों करना चाह रहा भाई ऐसा, देखो बोला इस साल हमने बहुत सारा असेट परचेज किया है, और अगर रिड्यूसिंग बैलेंस से करेंगे तो शुरू में ज्यादा डिप्रेशन आता है रिड्यूसिंग बैलेंस में, तो इस साल ज्यादा डिप्रेशन आएगा और मेरा प्रॉफिट कम होगा। लेकिन अगर हम लोग एसएलएम से करेंगे तो मेरा डिप्रेशन कम आएगा, मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा। तो हम लोग अपना डिप्रेशन का मेथड चेंज करना चाहते हैं, तो क्या हो गया आपका ये डिप्रेशन का मेथड चेंज इन ऑफ अकाउंटिंग एस्टिमेट। डिप्रेशन का मेथड चेंज होता है, वो अकाउंटिंग एस्टिमेट होता है आपका। फिर क्या बोल रहा है, प्रोवाइड फॉर अदर देन टेम्पररी फॉल इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट विच फॉल took place in the last 6 years amounting to 12 करोड़। बोला लास्ट 6 years में आपका इन्वेस्टमेंट्स में 12 करोड़ का नुकसान हुआ है, ठीक है, उसका अकाउंटिंग। अब एक बात बताओ, इन्वेस्टमेंट जो होता है आपका फाइनेंशियल एसेट होता है, इन्वेस्टमेंट्स आपका फाइनेंशियल एसेट होता है, इसका अकाउंटिंग 3 तरह से हो सकता है, अमोर्टाइज्ड कॉस्ट मेथड, फेयर वैल्यू टू पी&एल और फेयर वैल्यू टू ओसीआई। अगर आप एसीएम में हो, तो आपको फेयर वैल्यू गेन या लॉस रिकॉर्ड करना है क्या,
नहीं। अगर आप एफबीटी पीएनएल एफबीटी ओसीआई में हो तो आप उसमें तो हर साल ईयर ऑन ईयर, उसमें तो आप एफबीटी ओसीआई या एफबीटी पीएनएल में हो तब तो आप हर साल ईयर ऑन ईयर गेन या लॉस रिकॉर्ड करोगे, गेन या लॉस रिकॉर्ड करोगे। तो मतलब ये 12 करोड़ का जो नुकसान हुआ है आपको, तो ये तो आपको पिछले सालों में रिकॉर्ड कर लेना चाहिए था, क्योंकि ये 12 करोड़ का नुकसान इस साल का नहीं है, ये बोला 6 साल का एक्यूमुलेटेड है, तो आपको तो हर साल रिकॉर्ड कर लेना चाहिए था। आपने किया नहीं, आपने किया नहीं, आपने किया नहीं, राइट। तो ये क्या हो गया, प्रायर पीरियड एरर हो गया। अगर मेरा इन्वेस्टमेंट फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल या ओसीआई पे है तो, अगर एसीएम पे है तो रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर मेरा इन्वेस्टमेंट एफबीटी पीएनएल या एफबीटी ओसीआई पे है तो तब तो ये मेरा प्रायर पीरियड एरर हो गया और मुझे इसको रेक्टिफाई करना पड़ेगा, राइट। तो देखो आंसर में वही बोल रहा है, पॉइंट नंबर 1 इन्वेंट्री के लिए बोल रहा है, क्योंकि कॉस्ट है तो इट इज अ चेंज इन कॉस्ट फॉर्मूला इज एन अकाउंटिंग पॉलिसी, इट हैज टू बी अप्लाइड रेट्रोस्पेक्टिवली। ओके यहां पे क्या बोल रहा है, सिंस द क्वेश्चन टॉक्स अबाउट मेकिंग ऑफ प्रोविजन इट इज अज्यूम्ड दैट वारंटी हैज बीन प्रोवाइडेड बाय द एंटिटी, हेंस प्रोवाइडिंग फॉर 1% प्रोविजन इज एन अकाउंटिंग पॉलिसी डिसीजन. Now the company had decided not to make a provision for such expenses but to account for the same as when the expenses are incurred. This is a change in the accounting policy decision. Okay, the change of accounting policy is to be applied for retrospectively. Now determination of depreciation method is an accounting estimate और उसको हम लोग prospectively नहीं इसको prospectively लगाते हैं, retrospectively नहीं लगाते हैं. Now investments made by the entity fall under the purview of Ind AS 109. तो इन्वेस्टमेंट्स आपका अमोर्टाइज कॉस्ट हो सकता है, एफबीटी ओसीआई हो सकता है, एफबीटी पीएनएल हो सकता है. अगर अमोर्टाइज कॉस्ट पे है तो फेयर वैल्यू गेन और लॉस का कोई इंपैक्ट देते ही नहीं है. लेकिन अगर आपका इन्वेस्टमेंट एफबीटी पीएनएल या एफबीटी ओसीआई पे है देन फेयर वैल्यू गेन और लॉस वुड हैव बीन रिकॉर्डेड इन अर्लियर ईयर ओनली. उसको हम लोग वहीं पे रिकॉर्ड कर लेना था. हाउएवर इफ द एंटिटी हैज नॉट अकाउंटेड देन दिस इन एरर. तो ये एरर है और इसको हम लोग को रेट्रोस्पेक्टिवली रिकॉर्ड करना पड़ेगा. ओके फर्दर फेयर वैल्यू चेंज इज टू बी अकाउंटेड एट ईच रिपोर्टिंग डेट, हेंस रीस्टेटमेंट ऑफ द कंपैरेटिव अमाउंट ऑफ द प्रायर पीरियड प्रेजेंटेड इन द एरर अकर्ड इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू बी डन. ओके बोलो क्लियर है क्या? इज दैट क्लियर एवरीवन? ठीक है. अगर एसीएम है तो कुछ नहीं करना है, अगर एफबीटी पीएनएल या एफबीटी ओसीआई तो उसको प्रायर पीरियड एरर मान के उसको एडजस्ट करना पड़ेगा. सो दिस इज ऑल अबाउट योर नवंबर 23 का पेपर. कैसा रहा डिस्कशन बताओ? ये वाला मैं भेज दूंगा, May 24 भी भेज दूंगा, ये भी भेज दूंगा, मैं दोनों आपको भेज दूंगा, डोंट वरी. ठीक है, लर्निंग मिला, लर्निंग मिला. पॉइंट इज यू हैव टू ग्रो, दैट्स ऑल, नथिंग एल्स. ओके चलो दैट्स ऑल फॉर डे, बाय बाय. और नेक्स्ट क्या डिस्कस करना अपने को बताओ तो, हमारा प्लान कहां गया? प्लान कहां गया भाई? ये रहा मेरा. नेक्स्ट क्या है? May 23 है ना? नेक्स्ट May 23 है ना? चलो सॉल्व कर लेना, फिर क्लास में आना. बाय बाय.